शाम 6 बजे विजय विक्रम सिंह ने ऋचा अनिरुद्ध का शुक्रिया अदा किया। सॉरी, वो आपका शो नहीं देखती हूँ जिसमें आप अपनी आवाज़ देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। मैं सच बताऊँ विजय, इनमें से कोई काम मैं कहीं मांगने नहीं गई। मतलब जब शुरू का स्ट्रगल था, एक बार नौकरी लग गई, वो सब हो गया, उसके बाद मैं कहीं मांगने नहीं गई काम। मुझे लगता है बस कोई आया और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। एक टाइम था जब जिंदगी लाइफ कलर्स पे जाना था और मैं सडनली शायद पता नहीं कितनी बड़ी स्टार हो जाती है टाइप्स की, भाई मेरा शो कलर्स पे जा रहा है और शूट से 5 दिन पहले वो शो बंद कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि अब मेरे सीवी में दूरदर्शन ऐड हो गया था और अजमेर जैसा छोटा शहर, तो वहाँ के अखबार में नौकरी लग गई 1500 रुपये, जिस पर मजाक उठता था। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स कॉलीग्स थे ना, ये देखो ये अधिकारी की पत्नी ये 1500 की नौकरी करने जाती है। 1500 तो 1500 की नौकरी में मेरा बड़ा मजाक था। लेकिन हमेशा एज आई सेड मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता और मैं तब कहती थी देखना ही 1500 की नौकरी मुझे आगे ले जाएगी। मीडिया में कहीं फ़ोन करते थे। आजकल के जितने लोग अब जो सब मुझे जानते हैं मानते हैं, वो कई बार गंदी तरह फ़ोन पे बात करके फ़ोन पटक दिया करते थे। मैं घर आके रोती थी, कहीं नौकरी नहीं थी। पैसों की तकलीफ देखी, नो डाउट। घर में कई बार पैसों को लेकर बहुत कलेश देखा माता पिता के बीच में कि है नहीं है, कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी। मेरे साथ जब कोई रूड हुआ था तो मैं बहुत रोई थी और रोते रोते 1 घंटे तक रोती रही। फिर खड़ी हुई शीशे के सामने अपने आप से कहा कि एक दिन इस शहर में अपना नाम बना के इस व्यक्ति से मिलना जरूर है। और वो हुआ। मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस विजय सारे पूरे हुए। वैसे भी चार्ली चैपलिन कह गए ना कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोजअप। तो सिचुएशन में जब हम होते हैं तब क्लोजअप में होते हैं तो ट्रेजेडी दिखती है, एंड देन इट इज अ कॉमेडी इन द लॉन्ग शॉट। तो आज लॉन्ग शॉट में बैठे हैं। पिछले 4-5 साल से मेरी माँ हेल्थ वाइज एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रही हैं और उनके साथ साथ हम लोग भी। उनको जब अचानक कोविड के समय कैंसर डायग्नोज हुआ, बट टू बी टोल्ड दैट योर मदर इज 4th स्टेज कैंसर, उनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। वो सर्जरी भी 12 घंटे चलने वाली थी। वो सर्जरी बहुत डेंजरस थी उनके लिए। मतलब वो बचेंगी या नहीं बचेंगी किसी को नहीं पता था। मतलब जब मैं उन्हें ओटी में भेज रही थी तो मुझे नहीं पता था ये बाहर आएंगे। मुझे याद उस दिन मंगलवार था, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का जाप लगातार हम लोग कि बस ये बाहर आ जाए, बाहर आ। जब माँ बाहर आई है रात के 9 बजे, सुबह 9 के अंदर गई हुई, हम लोग जो फूट फूट के रोए हैं ना विजय, उफ। एक डॉक्टर बच्चन की कविता याद आ गई। दृग देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच वहाँ बुलाता है। दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता है मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, इस पार न जाने क्या होगा। यही एक चीज जीवन में कभी नहीं आने देनी चाहिए अपने अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दैट शुड ऑलवेज बी रिप्लेस्ड विद सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जो है जितना है बहुत है। मैं अपनी लाइफ की इस चीज से हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जिस वक्त जो फेलियर मिलता है हमें बहुत बुरा लगता है। जो भी मुझे मिलता है मैं कहती हूँ बहुत केयरफुल रहिए, आप किसके हाथ उठ बैठ रहे हैं। वो जो आपसे कह रहा है ना ये अरे एक बियर की बोतल से कुछ नहीं होगा, वो आपका वेल विशर नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका दुश्मन है। क्योंकि हो सकता है वो तो संभाल ले जाए, आप अगर बिगड़ गए तो वो आपके काम भी नहीं आएगा। तो मेरे भाई की वजह से हम लोगों ने बहुत लंबा दौर, आई थिंक कम से कम 20 साल आप सोचिए विजय, वो झेला है। जहाँ पर हमने बदनामी सही है। एक छोटा शहर जितना आपको प्यार देता है उतना ही अगर आपके घर का एक बच्चा बिगड़ जाता है तो आप जिल्लत भी सहते हैं। मेरे लिए ये फैन बॉय मोमेंट है। मतलब इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई स्टॉप बीइंग अ बॉय, सो फैन मैन मोमेंट बोल देता हूँ मैं। जिनके शोज़ देखकर बड़ा तो मैं हो गया था, लेकिन शायद मैच्योर हुआ जिनके शोज़ को देखकर, और जिनकी बातचीत के अंदाज का मैं कायल रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो उनके बारे में स्ट्राइक करती थी मुझे हमेशा जब मैं उनको देखता था कि कितनी करुणा भरी हुई है, कितना वो रिलेट करती हैं इनफैक्ट अपने गेस्ट के साथ। मुझे उनके इंटरव्यूज़ का हमेशा से इंतज़ार रहता था और ये एक इत्तेफाक था कि हम दोनों ने ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, साथ साथ नहीं काम किया, बट 92.7 बिग एफएम में 2.5 साल मैंने काम किया और मैंने भी काफ़ी लंबा समय बिताया 92.7 एफएम में। मैं बात कर रहा हूँ ऋचा अनिरुद्ध जी से। आज फैन बॉय मोमेंट है मेरे लिए। थैंक यू। स्पीचलेस हूँ, हालांकि बोल बोल के पैसा कमाता हूँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा कि बोलूँ क्या। तो वो जो अंदाज़ जो मेरा है जिसके लिए बहुत सारी तालियां मिल जाती हैं, उसी अंदाज में कह देता हूँ कि शाम 6 बजे विजय विक्रम सिंह ने ऋचा अनिरुद्ध का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू वेरी मच। एक फ़ोन कॉल पे आपने मेरे लिए समय निकाला
ये बहुत बड़ी बात है मेरे थैंक लिए। यू सो मच। तो आपको फिर ये एहसास होना चाहिए ना कि आपकी आवाज़ के भी बहुत लोग फ़ैन होंगे। मतलब मैं सॉरी वो आपका शो नहीं देखती हूँ जिसमें आप अपनी आवाज़ देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। इसका प्रोमो बना के चलना चाहिए, ये मैं बता दे रहा हूँ। प्रोवाइडेड मैं आपकी नौकरी ना ले लूँ। नहीं, देखिए आप बात कर रही हैं बिग बॉस की, चलिए उसी से शुरू कर लेते हैं। भाई हमारे शो से इतनी क्यों परेशानी है आपको? देखिए मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैंने आज तक बैठकर एक भी एपिसोड देखा नहीं है। आपके पति देखते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड अब तो नहीं, अब बहुत पहले देखते थे। आपने एक ऑडियंस हमारा और कम कर दिया मतलब। बहुत साल पहले जब नया नया आया था। जी। कब शुरू हुआ था बिग बॉस? 2006 में। 6 के बाद तो काफी साल शायद उन्होंने देखा। और इनफैक्ट इस चक्कर में हमारे घर में एकदम महाभारत हो गई थी कि मैं अपने न्यूज़ चैनल से नौकरी करके घर आई, लेट आई थी बुलेटिन करके, देखा तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बेटी बैठ के देख रही है। और देखिए क्या होता है, आपको ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट देखकर ही पता चला कि वो ख़राब है। कुछ आप इधर से सुनते हैं, कुछ होता है, या कोई कहीं आपने थोड़ा सा उसकी क्लिप देख ली, तो मैंने कहा सुनो तुम्हें जो देखना है देखो, तुम यू आर एन एडल्ट, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन ये बच्ची है। और मैं हमेशा से विजय मेरे बच्चे क्या देखते हैं उस कंटेंट को लेकर बहुत कॉन्शियस रही। क्या उम्र थी मेरी बेटी की? अगर ये मुझे लग रहा है एक 2012-13 की इंसिडेंट होना चाहिए, 13-14 की, तो उतने ही साल की थी। 2000 बॉर्न चाइल्ड। अरे नहीं, तो 13-14 साल की थी। आपका वो वैसे बैठ गई होगी अपने पापा के पास देखने। तो मैं बहुत जोर किया, मैं तो इतनी लड़ाई करी। मैंने कहा खबरदार ये बेटी को कहा, मैंने कहा ये बिग बॉस तुम्हारे लिए नहीं है, यू विल नॉट वॉच इट। तो तब से मेरा तो 36 का आंकड़ा है बिग बॉस। तो जो लोग देख रहे हैं भाई 18 से पहले आप नहीं देख सकते, वो शो नहीं देखना चाहिए। हालांकि आई कीप टेलिंग पीपल इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर, ऑल्दो देयर इज अ वॉलेटाइल साइड आल्सो दैट कम्स आउट, बट दैट असाइड हम क्यों कंट्रोवर्सी में पड़े, हम तो बातें करेंगे आज खूब सारी। तो देखिए आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही। अगर टेलीविजन पे कुछ आ रहा है, जैसे अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि जब हॉल में हम जाते हैं तो हमें पता है अडल्ट कंटेंट है, तो बच्चा अलाउड नहीं होगा, लेकिन अब वही चीज़ टेलीविजन पर है, वही चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन पर है, बच्चे कब कहाँ क्या देख रहे हैं हम उसको मॉनिटर ही नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि कंटेंट क्रिएटर्स की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया ना, जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो एक छोटे से कैवियट के साथ आती है, विद रीजनेबल रिस्ट्रेंट। एग्जैक्टली। फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, पर राइट्स की हम बात करने में मज़ा आता है क्योंकि वो हमारे हक की बात है, ड्यूटीज़ की बात है। चलिए खैर, ये चर्चा कभी और सही, ये गिले शिकवे कभी और दूर कर लेंगे समाज के साथ। लेकिन अब आप आई हैं तो आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है। ऋचा बादल से अनिरुद्ध तक का सफ़र, तो इस मतलब ये बहुत लंबा सफ़र है, इस एक छोटे से सवाल में बहुत लंबी जर्नी कवर हो जाएगी, तो मुझे बोलना कम पड़ेगा, मैं आराम से सुनूंगा। झांसी से बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पॉडकास्टर, इंटरव्यूअर, ज़िंदगी को लाइव करने वाली, ज़िंदगी को लाइवली करने वाली ऋचा अनिरुद्ध तक का सफ़र हम जानना चाहेंगे। विजय ये तो मतलब माय गॉड पूरी जिंदगी है। हाँ, हम तो बैठ के सुनेंगे। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में, मतलब हम अभी मिडिल क्लास कह रहे हैं, लेकिन अब अगर याद करती हूँ तो कई बार मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास साइड ही थे, क्योंकि पापा भले ही डॉक्टर थे, लेकिन सरकारी डॉक्टर, और जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों वाली जो एक पीढ़ी होती है ना, क्या होता है, मैंने एक चीज़ देखी एटलीस्ट अपनी फैमिली में और भी बहुत लोगों में विजय, हर परिवार ना धीरे धीरे तरक्की करता है। तो जैसे अगर मेरे दादाजी जितने गरीब थे और 7 बच्चे उस ज़माने में, और दादाजी शायद क्लर्क ऐसी कोई नौकरी थी, फिर उनके बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया, तो फिर थोड़े हालात बेहतर होते हैं, वो भाई अपनी बहनों की शादियों की जिम्मेदारी उठाते हैं कि भाई उनका पिता नहीं उठा सकता। कितनी बहनें? 3 बहनें। तो मेरे पापा लोग 4 भाई, वी लॉस्ट वन, द यंगेस्ट ब्रदर वेंट अवे टू सून। 4 भाई 3 बहनें। परिवार से एक चीज़ जो मुझे लगता है, अगर मैं अपने पिता के परिवार की बात कहूँ, जो आजकल अब मैं देखती हूँ विजय, एक दूसरे के लिए मर मिटना, जो हम लोग अब सिर्फ कई बार देखते हैं ना फिल्मों में देख के ऐसा लगता है। मेरे फादर आज भी, मतलब मेरे फादर अगर 70s में है तो उनके बड़े भाई भी लेट 70s में होंगे, तो मेरे पापा आज तक कहते हैं कि दाऊ हमें कहीं सड़क पर थप्पड़ भी मार दें तो हम पलट कर जवाब नहीं देंगे। ये रिश्ता मैंने अपने फादर की फैमिली में 4 भाई और 3 बहनों में देखा। ओ माय गॉड, आज भी रक्षाबंधन पे एक ना एक भाई ये कोशिश में रहता है कि बहनों के पास चला जाऊं, क्योंकि तीनों बहनें एक साथ भोपाल में ही रहती हैं। तो नहीं तो इस उम्र में लगेगा ना भाई, अब तो हमारा भी बुढ़ापा आ गया है, पर छोटी बहनों से राखी बंधवाने जाने का एक एफर्ट रहता है भाइयों में, और हर चीज़ में तो बहुत बहुत जुड़ा हुआ परिवार रहा हमेशा से। कभी मतलब
टचवुड मैंने कभी लड़ाई झगड़े, अच्छा एक चीज़ अच्छी हम लोग कहते हैं कि संपत्ति होती है तो भाई बहन लड़ते हैं, जब संपत्ति थी ही नहीं तो शायद कई बार मुझे लगता है वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, जब कुछ है ही नहीं तो लड़ेंगे किसके लिए, करना पड़ा। तो पापा के ऊपर हमेशा जिम्मेदारियाँ, मेरे पापा में ताऊ जी के ऊपर बहनों की जिम्मेदारी, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, तो उस वजह से हम लोग कभी भी फिर बहुत वेल ऑफ नहीं होते हो ना जब, क्योंकि पिता की अर्निंग आपकी डिवाइड हो जाती है, वो था। बट झांसी में एक अच्छे स्कूल में पढ़ी, कॉन्वेंट स्कूल झांसी का सबसे अच्छा स्कूल था हमारा, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी आउटगोइंग चाइल्ड। स्टेज से मेरा हमेशा कंफर्ट लेवल हमेशा से था, वो मुझे लगता है कहीं कहीं थोड़ा सा, मैं जेनेटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे नाना जी बुंदेलखंड के एक जाने माने कवि रहे हैं, भैया लाल व्यास, काफ़ी नाम है, अगर बुंदेलखंड के आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो जानते हैं। और वो मंच पर कविताएं कई बार बिना माइक के पढ़ने के लिए उनको विंध्य कोकिल की उपाधि मिली हुई थी। तो मुझे लगता है समवेयर दैट केम इनटू द जीन्स कि मुझे कभी स्टेज फ्राइट कभी नहीं रहा। बहुत बचपन से स्कूल में, मतलब पढ़ाई में एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन हर सिंगिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, थिएटर हो रहा हो, उसमें हर जगह ऋचा बादल स्टेज पर होती थी। स्कूल कैप्टन, जैसे वो एक बच्चे नहीं होते जिसको हर टीचर जानती है, 2-4 साल सीनियर बच्चे भी जानते हैं, 2-4 साल जूनियर बच्चे भी, वैसे वाले। तो काफ़ी हैपनिंग चाइल्डहुड थी उस तरह से। सिंपल पैसों की तकलीफ देखी, नो डाउट, घर में कई बार पैसों को लेकर बहुत कलेश देखा माता पिता के बीच में कि है नहीं है, ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी, बट ठीक है। उसके बाद एक कंप्यूटर कोर्स झांसी में कर रही थी, जिसका आगे का लास्ट ईयर फाइनल ईयर एप्टिक्स है, वो करने दिल्ली आई थी। तो वहाँ पीजी में रहती थी, तब भी मुझे याद है कि बस का वो 10 रुपये बचाने के लिए मैं पैदल चलती थी कई बार। यहीं पे होल्ड दैट थॉट। पढ़ाई में आपने ये नहीं बताया कि कैसा था मामला। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर दिया रही थी। अच्छा ठीक है। पढ़ाई में मैं, जैसे अगर हमारे ज़माने में देखिए, हमारे ज़माने में 90s तो आते नहीं थे, ICSE बोर्ड था, और 90s तो किसी को, हमारे ज़माने में स्कूल टॉपर या सिटी टॉपर भी 85, 86 वाले होते थे। मुझे याद है हमने 10th बोर्ड किया था, तो जिस लड़के ने टॉप किया था वो शायद 85, 86 पर था। मैं 70 to 75 वाली थी। फिर सिमिलरिटी 6th 7th रैंक वाली अपने। अच्छा, क्या वो वहाँ रहते थे हम, बहुत, मतलब हम टॉप 10 में आ जाते थे क्लास की, उसके बियॉन्ड नहीं। फिर रैट रेस में वो सब लोग PMT देते हैं, अगर आप बायो स्टूडेंट हैं। मुझे आज थोड़ा सा इस चीज़ का पछतावा होता है, जैसे मेरी नीड्स ने आइडेंटिफाई किया कि उसकी साइंस बहुत अच्छी नहीं है, मैथ्स उसको अच्छी नहीं लगती, तो मैं पॉल साइंस ले लेती हूँ, मैं हिस्ट्री ले लेती हूँ, मैं ये करती हूँ। हमारे यहाँ ये नहीं था एक्चुअली। दो कॉन्वेंट स्कूल्स थे, 10th तक लड़कियों के आप स्कूल में पढ़ते थे, और ऑटोमेटिकली आप 11th 12th में बॉयज स्कूल में चले जाते थे, जो सिर्फ 11th 12th के लिए कोएड हो जाता था, क्राइस्ट द किंग कॉलेज झांसी का, और साइंस ही थी सिर्फ वहाँ पे। तो या आप बायो लेते थे या मैथ्स लेते थे। तो अब जब बायो ले ली तो हर कोई PMT दे रहा है, तो हम भी PMT दे रहे हैं, जबकि अच्छा हुआ। पता है विजय, मैं अपनी लाइफ की इस चीज़ से हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जिस वक्त जो फेलियर मिलता है हमें बहुत बुरा लगता है। अब मेरी सहेलियाँ सब सिलेक्ट हो रही थी, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि अपने फेल होने का इतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के पास हो जाने का होता है। तो मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन, ये भी सिलेक्ट हो गई, ये भी सिलेक्ट हो गई, ये भी, तो मुझे लगता था मैं तो आई एम अ फेलियर। और डिप्रेशन वर्ड आज समझ में आता है, हो सकता है उस समय डिप्रेशन ही हुआ था। और वैसे भी चार्ली चैपलिन कह गए ना कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोजअप। तो सिचुएशन में जब हम होते हैं तब क्लोजअप में होते हैं तो ट्रेजेडी दिखती है, एंड देन इट इज अ कॉमेडी इन द लॉन्ग शॉट। तो आज लॉन्ग शॉट में बैठे हैं हम। अब लग रहा है कि अगर सिलेक्ट हो जाते तो बहुत बुरा फंस जाते हो, फरहान कुरैशी की तरह भागना पड़ता, कुछ लाइन कुछ चेंज करनी पड़ती। अच्छा वो सिलेक्ट ही नहीं हुए। एक उसमें हुए, मतलब एक जगह कहीं मेरा डेंटल में हो गया था, एक कुछ और जगह छोटा छोटा हुआ, बट वो मुझे करना नहीं था। तो फिर मैं प्लेन BSc कर रही थी और कंप्यूटर कोर्स साथ में कर रही थी। वो करने जब मैं दिल्ली आई, एंड उसी बीच मैंने झांसी में स्कूल में स्पिक मैके ज्वाइन कर लिया था। आपको पता नहीं, स्पिक मैके एक संस्था है, अच्छा, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स्ट यूथ। तो स्पिक मैके का फॉर्मेट ही होता है कि स्कूल्स कॉलेजेस में ये बड़े बड़े जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, एंड इट्स प्रेजवर्दी विजय, जो एफर्ट होता है। मतलब आप सोचिए ना, बिस्मिल्लाह खां साहब स्कूल में आ रहे हैं बच्चों के पीछे बजाने, और मतलब ना के बराबर पैसे लेके, क्योंकि संस्था एक NGO है, लेकिन उनका भी एक एफर्ट होता था कि भाई नई पीढ़ी को पता तो चले कि भाई शहनाई क्या है, नहीं तो हमें कहाँ से पता चलता। तो झांसी में मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। तो उस ज़माने में झांसी में विश्वमोहन भट्ट जी आए थे। हम लोगों ने राधा राजा रेड्डी जी का प्रोग्राम देखा था, राजन साजन जी का देखा था। तो वहाँ थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि क्लासिकल म्यूजिक होता क्या है। मैं क्लास 11th में थी। फिर जब दिल्ली आई तो लगा कि होता है ना, इंसान नए शहर में एक सर्कल ढूंढता है, भाई किससे दोस्ती करे। तो मैंने कहा चलो स्पिक मैके वाले तो हैं यहाँ, तो स्पिक मैके दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। तो 96 की बात आपको बता रही हूँ। स्पिक मैके पर एक दूरदर्शन एक फिल्म बनाने आए थे दूरदर्शन वाले। तो किरण सेठ, डॉक्टर किरण सेठ जो फाउंडर है, उन्होंने ऐसे कहा कि अरे अच्छा रिचा से भी बोलो, रिचा भी एक साउंड बाइट दे देगी।
मुझे नहीं पता मैंने साउंड बाइट के नाम पे क्या दिया होगा, कुछ कुछ तो बोल दिया। तो कैमरामैन बोला बड़ी फोटोजेनिक है ये। और तब रमेश शर्मा जी थे एक दूरदर्शन से जो आए थे, अच्छा हिंदी अच्छा बोलती है, हम यूपीएमपी वाले के साथ थोड़ा एक एडवांटेज हो जाता है कि हिंदी बड़ी अच्छी बोल रही है। तो रमेश शर्मा जी ने कहा कि बेटा मीडिया में ट्राई किया कभी? मैंने कहा सर मैं तो झांसी से आई हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, तो क्या टीवी? तो उन्होंने अपना पेजर नंबर दिया उस जमाने में मुझे कि अच्छा मुझे कांटेक्ट करना। 1996 आज से कितने साल हो गए? 29 इयर्स। फिर भी मैं भूल गई इस चीज को, भी मैंने इग्नोर कर दिया। हम लोग का स्पिक मेकर का कन्वेंशन था चेन्नई, वो सब होके आके ये शायद उन्होंने मुझे मई या जून में नंबर दिया। अगस्त में मैंने एक दिन सोचा, ऐसा होता ना आपकी डेस्टिनी कुछ चीजें आपसे करा देती है। मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या था उसमें। तो वो पेजर पे ना वो मैसेज छोड़े जाते थे कि सर मैं कल 11 बजे आपके ऑफिस आऊंगी टाइप कुछ मैसेज मैंने छोड़ा होगा। अगले दिन जब मैं पहुंची तो प्रदीप सतीजा जी, वो आज भी दूरदर्शन में है पता है, प्रदीप जी बैठे थे। तो उन्होंने, रमेश जी नहीं थे, तो बोले आप एक काम करिएगा, परसों गुलाबों पे कुछ एक थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख आइएगा, कुछ सवाल तैयार कर लाइएगा, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट से जाके बात करनी। तो मैंने कहा सर आपने मेरा ऑडिशन वगैरह? बोले वो जो आपकी क्लिप हम रिकॉर्ड करके लाए थे वही आपका ऑडिशन है, हमें समझ में आ गया कि आप बोल लेंगी और ऐसा लगता है भाषा ठीक है, थोड़ा लिख लेंगी ना सवाल ववाल। मैंने कहा वो तो मैं कर लूँगी, ठीक है थोड़ा सा मेकअप कराइएगा। अब आप सोचिए 21 ईयर ओल्ड झांसी से आई है, क्या आई तो मेरे हाथ पे बस वो मेकअप का सामान भी नहीं शायद था। आई वॉज अ वेरी टॉम बॉयज पर्सन, बट कुछ करके तो अंकुर आता था एक उस जमाने में दूरदर्शन पे संडे को सुबह 9 बजे, उसमें गार्डनिंग की बातें होती थी। तो मुझे महीने की 2 ड्यूटीज वो मिलने लगी, 500 रुपये मिलते थे। तो कभी ये कि अब इस मौसम में कौन से फूल उगाए जाएं, इस तरह के एक इंटरव्यू करने हम किसी हॉर्टिकल्चरिस्ट के पास जाते थे। वहाँ से मेरी मीडिया की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई 29 ईयर्स बैक। तो ये नहीं यहाँ रुकना थोड़ी है। अभी तो आप 21 साल की हुई हैं भाई, अभी बहुत लंबी जर्नी। अभी हमको 22 में शादी हो गई ना, उसके बाद तो जिंदगी शुरू हुई, उसके बाद तो जिंदगी लाइव हुई है। हाँ तो उस समय ये हुआ था जब शादी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ उस स्पीक मेकर ने भी मुझे एम्प्लॉय रखा। अच्छा चलिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि क्योंकि आपने लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करी, कॉन्वेंट स्कूल की बात करी, और हमारे भी कमोवेश, हम तो लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने बड़ा जतन करके अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाया। उस अंग्रेज़ी मीडियम ने उनकी इंटेंशन बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसने मेरे अंदर एहसास कमतरी थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आया, क्योंकि बड़े अमीर अमीर बच्चे आते थे। ये कभी फेस किया आपने? पता है क्या, मेरे पापा को ये कहते भी थे, बिकॉज आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड और स्मार्ट थी अपने ज़माने के, सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, सब चीज़ें थी। तो मेरी फ्रेंड्स ना सारी से, झांसी के जो एसएसपी हैं उनकी बेटी मेरी फ्रेंड है, झांसी का एक बड़े बिजनेसमैन है उनकी बेटी भी मेरी फ्रेंड है, क्योंकि वो ज़्यादातर सर्विस क्लास वालों का शहर है। तो बट मैं उनके घर जाती थी, सबके बड़े बड़े घर हैं या ओहदा बड़ा है किसी के फादर का, ये सबके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पापा के पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल होती थी। बट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हुआ होता तो मुझे याद होता, बट नहीं था वो चीज़, थैंकफुली नहीं हुई मुझे। और वो मैंने अपनी बेटी को भी जब नोएडा, व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग अप माय डॉटर, वो भी एक नोएडा के ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जो जहाँ बच्चे अब हमारे से बहुत ऊपर, भाई देखिए आप कितने भी हो जाएं आपसे ऊपर वाले बहुत होते हैं, अब हाँ बच्चे ऑडी मर्सिडीज में आने वाले, हमने अपने बच्चे को बस में भेजा या आपने उसके बाद भेज दिया, वो तो अपनी जो नॉर्मल गाड़ी है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि यही एक चीज़ जीवन में कभी नहीं आने देनी चाहिए अपने अंदर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। That should always be replaced with sense of gratitude, कि जो है जितना है बहुत है। तो मुझे नहीं हुआ कभी जीवन में, आज तक नहीं हुआ मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी नहीं हुआ। चलिए अब शादी हो गई। हाँ तो ये लव मैरिज थी या लव मैरिज थी, लेकिन अरेंज्ड इन द सेंस कि हमारे ज़माने में ये बड़ा क्लियर होता था। मुझे याद है जब मेरे आज जो हस्बैंड है उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया, मतलब मुझे पता था वो बहुत सालों से मुझे स्टॉक करते, आजकल स्टॉक वर्ड्स सब आ गए, घर के चक्कर पहले लड़के काटा करते थे। अच्छा मैं बता दूं कि जो इनका नाम है इसमें जो अनिरुद्ध हैं वो इनके पति हस्बैंड है। हाँ। तो मैंने पता क्या ऐसे मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है देखेंगे, लेकिन अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया तो ये मत सोचना कि मैं घर से नहीं भागूंगी, मैं इस तरह की लड़की थी एकदम से। मैंने कहा फिर पता है आजकल लड़के कह देते हैं लड़की ने धोखा दे दिया, नहीं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल माय पेरेंट्स, ये मैंने एकदम शुरू में क्लैरिफाई कर दिया था। बहुत चीज़ें मैंने काफ़ी, तो अनिरुद्ध ने कहा ठीक है ये मेरा हेडेक है, तुम्हारे पेरेंट्स को मनाना मेरी जिम्मेदारी। तो थोड़ा बहुत कोर्टशिप हुआ क्या? सॉरी मैं थोड़ा फैमिली फ्रेंड्स ना, वी फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा तो मैं थोड़ा नोजी हो जाऊंगा इन सब मामलों में, खास तौर पे मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं दोनों के फादर्स एक ही अस्पताल में डॉक्टर थे। अच्छा। तो इनफैक्ट मेरी अनिरुद्ध से पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मैं गिर गई थी, मेरे ससुर हड्डी के डॉक्टर हैं, तो मेरे पापा फटाफट
अपने कॉलीग के यहाँ दिखाने ले गए. दैट्स द टाइम अनिरुद्ध ने पहली बार मुझे देखा था. बहुत छोटी थी, 9th में थी. अनिरुद्ध का ऐसा कहना है कि उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो मैं तो बहुत 4-5 साल बाद मैंने हाँ कहा. ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं. तो भाई उनकी नज़र की दाद देनी पड़ेगी. अब तो मैं 9th में थी विजय. मुझे लगा अच्छा, जबकि मैं ऐसी थी, वो पढ़ने वाला लड़का था, वो टॉपर टाइप था. मैंने कहा तुम पढ़ाई में तो इतने अच्छे थे, तो फिर भी तुम लड़कियों को ऐसे देखते थे. बोला नहीं, लड़कियों को नहीं, तुमको देखा और लगा इससे शादी करनी है. तो ये है क्लैरिटी ऑफ थॉट. ही सेड मुझे थॉट ही नहीं आया कि मुझे से दोस्ती करनी है, ये सब कोर्टशिप या कुछ. ना मुझे इस लड़की से शादी करनी है एक दिन. ही वाज दैट. आप जल्दी बुलाइए घर पे, मुझे उनसे मिलना है. ठीक है. तो 97 में शादी हुई. ही गेव मी ऑप्शन. ही सेड तुम दिल्ली में रह जाओ अभी, तुम थोड़ा नौकरी. स्पिक मैके ने फिर मुझे हायर कर लिया. मतलब स्पिक मैके से भी मुझे सैलरी मिलने लगी. आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय, वॉलंटियर टर्न्ड एम्प्लॉय. And he was works with the PSU. No, Anirudh was in some other city. हाँ, अपना ग्रेजुएशन करके फिर कैंपस से नौकरी लगी थी. फिर पहली पोस्टिंग अजमेर हुई थी. अजमेर. तुम अजमेर मत चलो, तुम दिल्ली में रहो. बट मैंने पता नहीं, बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों को क्लैरिटी हमेशा ये रही. मैंने कहा नहीं, अभी चलते हैं. मतलब मुझे लगा कि अब शादी हो रही है तो जिंदगी की शुरुआत है. तो फिर मैं चली गई. लेकिन मैं कभी कभी दिल्ली आकर वो 500 रुपए वाले शूट्स करती रहती थी. रमेश शर्मा जी मुझे कभी कभी वो मौका देते रहते थे. आपकी लाइफ में ना विजय, हमेशा लोग आते हैं. मैं कहती हूँ हर चीज का क्रेडिट खुद लेना अच्छी बात है. सक्सेस इज नेवर वन पर्सन. नेवर. इट्स ऑलवेज. कितनी बार मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं लाइफ में ऐसा लगा कि मैंने लेड बैक एटीट्यूड अपना लिया, कोई आया उसने आपको धक्का दिया कि नहीं ये करना है, तुम ये कर सकती हो, तो रमेश शर्मा जी वो मौका देते रहे मुझे. फिर अजमेर में एक दिन देखा रैंडमली, एक अखबार में खबर आई थी कि वो डेस्क पर लिखने वाले चाहिए, ऐसा कुछ था. अखबार में कभी काम नहीं किया था, लेकिन चूंकि अब मेरे सीवी में दूरदर्शन ऐड हो गया था और अजमेर जैसा छोटा शहर, तो वहाँ के अखबार में नौकरी लग गई. 1500 रुपये, जिस पर मजाक उड़ता था. मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स कॉलीग्स थे ना, ये थे कोई अधिकारी की पत्नी, ये 1500 की नौकरी करने जाती है. 1500 तो 1500 की नौकरी में मेरा बड़ा मजाक उड़ा. लेकिन हमेशा एज आई सेड मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता. और मैं तब कहती थी देखना, ये 1500 की नौकरी मुझे आगे ले जाएगी. देखिए, हर एक्सपीरियंस काउंट करता है ना. मैंने उस समय डेस्क पर लिखना सीखा कि स्ट्रिंगर्स वो पोस्ट कार्ड पे ना चिट्ठी लिखते थे, यहाँ ऐसा हो गया, इस गांव में ही घटना हो गई. मुझे वो चिट्ठी पढ़नी होती थी, उनकी राइटिंग समझनी होती थी. तब ईमेल्स तो होती नहीं थी. फिर उससे मुझे एक स्टोरी बनानी होती थी अखबार में, वो छोटी सी खबर छपने के लिए. वो काम मेरा डेस्क पर था. सीखा ही ना, कुछ तो सीखा ही होगा उससे मैंने. तो 2 साल वो काम किया. देन माय डॉटर वाज बोर्न इन 2000. फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर कानपुर हो गया. अरे गजब. और आप बिलीव नहीं करोगे, जून 2001 में कानपुर स्टेशन पे उतरी और मैंने कहा भगवान मुझे यहाँ मत रखना, मुझे यहाँ मत रखना, इस शहर में मुझे मत रखना. विद इन अ मंथ आई मूव्ड आउट ऑफ कानपुर. फिर वही मेरी फैमिली को लगने लगा कि अरे ये तो एकदम इसमें चली जाएगी, तो बिल्कुल होम मेकर ही ना बन जाए. और सब फ्रेंड्स, मेरी मदर को बहुत बहुत एम्बिशियस थे मुझे लेकर, और मैं उसको बुरा एक्चुअली नहीं मानती. जैसे आजकल लोग कहते थे ना, अपने बच्चे पर अपनी इच्छाएं मत थोपो मत. लेकिन एक माँ सपने देख सकती है, और एक माँ जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसकी जल्दी शादी होने की वजह से, उसके हालात वैसे ना होने की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाई. तो क्या बुराई है, वही सोचती थी मेरी बेटी कुछ करे. एंड देन वो सिर्फ सोच नहीं रही थी, उसने कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारी बेटी को पालूंगी, तुम करो. क्योंकि मैं बोलती थी मैं अपनी बेटी को फ्रेंच में नहीं रखना चाहती. सो दैट्स हाउ जुलाई 2001 मेरी बेटी, माँ और मैं, हम सिर्फ 3 लोग अनिरुद्ध छोड़ने आए थे. एक गाड़ी में जितना सामान आ सकता था, एक गाड़ी की डिक्की में, उतने सामान के साथ. मुझे याद है 1 सिलेंडर था, एक गद्दा था, कुछ बिटिया का सामान. और हम दिल्ली आए थे दोबारा से अपना जीवन का स्ट्रगल शुरू करने. बट एक्चुअली स्ट्रगल तो तभी शुरू हुआ कि फिर दूरदर्शन में तो 500 की नौकरी लग रही थी, लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. तो मीडिया में कहीं फ़ोन करते थे. आजकल के जितने लोग अब जो सब मुझे जानते हैं, मानते हैं, वो कई बार गंदी तरह फ़ोन पे बात करके फ़ोन पटक दिया करते थे. मैं घर आके रोती थी, कहीं नौकरी नहीं थी. लेकिन उस बीच एक चीज़ अच्छी हुई थी. कोई एक महिला जो पंडित रविशंकर से, तारवादक पंडित रविशंकर से जुड़ी थी, कनू दीदी, उनको पता चला कि मैं काम ढूंढ रही हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है. उन्हें पता था कि गुरु जी को एक लड़की की ज़रूरत है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए. तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें जब तक तुम्हारे पास, यू नीड मनी रिचा, यू हैव टू सर्वाइव इन द सिटी, तो पंडित जी क्या नौकरी कर लो. तो मैंने कहा दीदी बट मैं तो मीडिया में स्ट्रगल करने आई हूँ. बोली हाँ, दे आर ओपन टू, यू आर डूइंग वट एवर यू वांट, अपना फ्रीलांस जो कर रही हो करो, जिस दिन कहीं अच्छी जॉब नौकरी लग जाए तो छोड़ देना. आई सेड हाँ डील ठीक है. तो गुरुजी के साथ रहकर मैं, फिर मुझे एक ETV पे कोई शो मिला, एक DD स्पोर्ट्स पे मिला. ऐसे करके ना वर्ड ऑफ माउथ से मेरी तारीफ किसी ने, जैसे आपके लिए मैंने शो किया, आप प्रोड्यूसर थे, आपको लगा ये लड़की ठीक है, अच्छा बोल रही है, आपने किसी और को रेकमेंड.
ऐसे कर करके 750 का एक शो मिल गया, कोई 1000 रुपये का शो मिला, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे। एंड बट मेरे जीवन के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक हुआ ना कि मैं पंडित रविशंकर के साथ रही। क्या बात। एक पूरे साल तो मैंने उनके ऑफिस में रही, लेकिन मैं आज तक उनके साथ हूँ। मतलब वो अब Wow. और वो मेरे साथ है, क्योंकि क्या वो अब शरीर में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। एंड वेर एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। तो वो एक अच्छी चीज़ रही। 2002 में जी न्यूज़ में नौकरी लगी। फिर देन तो जो है, जो आपने नाम की बात कही, मैं थोड़ी सी क्रांतिकारी हमेशा से रही। अच्छा। आज ना विजय बहुत कॉमन है। अच्छा क्या होता है, मुझे लगता है हम आज अपने कोई संघर्ष बताएं तो आजकल उनको लगेगा हाँ बिग डील, बट हाँ उस समय बिग डील थी एक्चुअली। उस समय जब ऋचा बादल ने अपने पिता से कहा कि मैं ऋचा बादल ही कैरी करूंगी, तो उसका पिता डर गया। अरे क्या क्या बेवकूफ़ी है, वो डॉक्टर साहब बुरा मान जाएंगे, उनका सरनेम तुम नहीं होता है ना। मैंने कहा ठीक है, आप उनका नहीं रखने दे रहे तो मतलब आप अपना नहीं रखने दे रहे तो उनका भी नहीं, मैं ऋचा अनिरुद्ध हूँ। आज ये चीज़ किसी को नॉर्मल रख सकती है, उस आज नॉर्मलाइज हो गई। आज नॉर्मलाइज हो गई, उस समय इजी नहीं था। सो दैट्स हाउ दैट नेम ऋचा अनिरुद्ध। उसके बाद तो मैंने देखा बहुत सारी न्यूज़ एंकर्स ये नाम करती हैं। आपने एक बात कही थी कि आज के बहुत सारे जाने माने प्रोड्यूसर्स तब फोन पे ठीक से बात भी नहीं करते थे। जर्नलिस्ट एंकर्स ये बड़ा नॉर्मल होता है लोगों के लिए कि उस नेगेटिविटी को कैरी करना। हालांकि मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि नेगेटिविटी आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं कि उसने मुझे मोटिवेट किया उस चीज़ ने और मैं दिखाना चाहता था। दिखाने वाला थॉट कभी भी मुझे लगता है आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। कभी आया दिमाग में? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें इससे मुझे लगता है आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो ना विजय, उससे आपको अपने जीवन की सीख लेनी चाहिए। तो आज अगर मुझे कोई नौकरी के लिए फ़ोन या मैसेज करेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बट मुझे थॉट रहेगा कि यार ये जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, इसके बाद मैं रूड ना रहूँ। तो वो एक चीज़ हमेशा रहती है। क्योंकि मेरे साथ जब कोई रूड हुआ था तो मैं बहुत रोई थी, और रोते रोते 1 घंटे तक रोती रही। फिर खड़ी हुई शीशे के सामने अपने आप से कहा कि एक दिन इस शहर में अपना नाम बना के इस व्यक्ति से मिलना ज़रूर है। और वो हुआ। मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस विजय, प्रॉब्ली आई एम ब्लेस्ड, सारे पूरे हुए। मैं उस व्यक्ति से मिली और उस व्यक्ति ने मुझे बहुत तारीफ मेरी की। अरे बहुत अच्छी एंकरिंग करती हो, तुमको मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा सर इसमें आपका बहुत बड़ा आपका भी हाथ है, आज जो कुछ हूँ। तो ये कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मिले ही पहली बार थे। बोली कैसे? उन्हें लगा कि मैंने कहा सर एक बार आपको फ़ोन किया था नौकरी मांगने के लिए और आपने बड़ी गंदी तरह बात करके फ़ोन पटक दिया था। उस दिन मैंने ज़िद बनाई थी कि एक दिन आपसे मुलाकात होगी। और आज हम लोग ऐसे बुलाए गए हैं कि एक चैनल से उन्हें बुलाया गया, एक चैनल से मुझे बुलाया गया। तो मतलब एक तरह से मेरा स्टेचर उनके बराबर हुआ नहीं था, लेकिन टेक्निकली किसी ने जब बुलाया है तो बराबर करके हाँ। तो मैंने कहा कि आपकी वजह से मैंने जिद पकड़ ली थी कि अब नहीं जाना यहाँ से। जिंदगी को बदलने वाला शो कह सकते हैं कंप्लीटली, मेरी भी और बहुत दूसरे लोगों की भी। शुरुआत कैसे हुई उसकी? देखिए मेरी बातचीत में ना विजय बार बार मैं एक पॉइंट पे आती रहूंगी कि जो मैं कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति आता है आपको आगे पुश करने, मैं तो इसको है ना बहुत स्ट्रांगली। तो अब मुझे लगता है हर उस व्यक्ति का जितना हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, और यहाँ पर हमारे सहयोगी पुनीत बैठे हैं, वो भी जानते हैं उन व्यक्ति को। मैं ये चाहता हूँ आप कैमरे में भी ये बात कहें कि कई लोग हैं जो थोड़ी सक्सेस मिलती है वो सोचते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, कि ऐसा कुछ होता नहीं। सेल्फ मेड मुझे लगता नहीं कि कुछ होता है। मेहनत आपकी है, एक मेहनत आपकी हो सकती है, सब कुछ किसी ने आपको एक वो मौका तो दिया होगा। अच्छा उसके बाद मेरा एक और चीज़ है, उसके बाद हो सकता है आपके उस व्यक्ति से किसी और हालातों में कोई अनबन हो जाए, कुछ हो जाए, बट मुझे लगता है कि वो एक ग्रैटिट्यूड का सेंस जो है ना वो हमेशा रहना चाहिए, और आपको कभी उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, जी न्यूज़ में नौकरी लग गई थी 2002 में। 2005 तक मैं प्राइम टाइम एंकर हो गई थी। मैं सारी प्राइम टाइम बुलेटिन जी न्यूज़ में पढ़ रही थी। फिर मुझे एक नया चैनल खड़ा हो रहा था, उससे ऑफर आया, चैनल 7। 2005 में मैंने चैनल 7 ज्वाइन किया, जो एक साल बाद IBN 7 बन गया। अच्छा। 2007 तक आते आते ना विजय, हम में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, क्योंकि ये वो दौर था जब न्यूज़ की जो आज हम न्यूज़ को गिरा हुआ आज कहते हैं, वो गिरावट की शुरुआत हो गई थी। जब हम बोरवेल में फंसे बच्चों, हाँ प्रिंस गड्ढे में गिर गया। तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग, एंकर्स, रिपोर्टर्स, और बहुत लोगों ने उस दौर में छोड़ा भी है मीडिया, और फ्रस्ट्रेशन सा होने लगा था कि क्या न्यूज़ पढ़ रहे हैं। अब सेलिब्रिटी की शादी है, वहाँ से भगा दिया जा रहा है रिपोर्टर्स को, लेकिन हम कह रहे हैं देखिए इनकी शादी में, देखिए आज ये बिरयानी बन रही है। मतलब बहुत अजीब सा ना अनवांटेड सी स्टोरीज लेकिन हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये करना है क्या सडनली। और मैं बहुत चिड़चिड़ी, थोड़ी बदतमीज़ कुछ तो हो गई थी, मुझे याद है। हमारे बॉस थे संजीव पालीवाल जी, वो मुझे बुलाते हैं और ना इस तरह की बातें करते हैं, तो ऋचा अनिरुद्ध क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना है, इस टाइप की जो बातें होती है ना, तो मुझे लगा ये मेरा एग्जिट इंटरव्यू हो रहा है।
मुझे निकाला जा रहा है, मुझे अभी तक इतना क्लियर है वो सीन। तो कुछ पूछ रहे हैं, तो क्या सोचा, क्या करना है? तो मैंने कहा संजीव जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे निकाल रहे हैं तो ऐसे बताइए, चिट्ठी पकड़ाइए। तो हंसने लगे। फिर उन्होंने मेरे हाथ तरफ एक सीडी बढ़ाई, बोले ये सीडी देखिए, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ एक शो रिकॉर्ड हुआ था, उसका पायलट का सीडी थी वो। बोले सीडी देखिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ लेकिन हो सकता है ये शो आप करें। कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। मैंने वो सीडी ली, मैं घर गई तो मैंने देखा कि वो तो अच्छा, उससे पहले ना बीच में कभी कभी ऐसा होता था, हमारी प्रोग्रामिंग में थे, उन्होंने कहा रिचा इंडिया में अगर कभी ओपरा का शो बने, ओपरा विनफ्री जैसा शो बने ना, उसकी एंकर तुम होनी चाहिए। तो लोगों के मन में देखिए, कुछ लोगों के मन में थॉट आने लगा था कि जबकि मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, लेकिन न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी आंखें भर गई, या जब मैं रिपोर्टिंग करती थी तो मुझे सेंसिटिव रिपोर्टिंग करनी अच्छी लगती थी। मुझे याद है जब मैं जी में थी तो न्यू ईयर्स पे कहा गया फलाने 5 स्टार में फ़ोन करो, न्यू ईयर पार्टी में क्या हो रहा है। मैं बड़ी नई बच्ची सी थी, डरते डरते मैंने सर से कहा सर मेरे पास दूसरा स्टोरी आइडिया। बोले क्या? मैंने कहा नोएडा में कोई वृद्धाश्रम ढूंढते हैं ना, वहाँ न्यू ईयर कैसा मन रहा होगा। तो सारे ना इधर देख रहे थे कि, बट उन्होंने अलाउ किया मुझे। फिर मैंने कहा टू ऐड टू, मैंने कहा सर एक काम करती हूँ ना, मैं एक केक बना के केक लेके खरीद के लेके जाती हूँ। तो मैंने वो स्टोरी की। तो कुछ लोग जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, शायद उनको रियलाइज हो रहा था कि कुछ एक सेंसिटिव एंगल है इसमें, जो हो सकता है सब में नहीं होता हो या सब अपने एक्सप्रेस नहीं करते, मैं कर देती थी। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी सुनी कि कभी अगर इंडिया में ओपरा विनफ्री जैसा शो बने तो उसकी एंकर तो तुम्हें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। बहरहाल जब मैं घर गई, सीडी देखी तो मुझे समझ में आ गया कि वो ओपरा का एक जैसा शो बन रहा है, वो उन एक्ट्रेस का वो था। मैं अगले दिन गई तो मैंने सीडी दी उन्हें, मैंने कहा, बोले कैसा लगा? मैंने कहा सर ठीक लगा, कुछ उनकी स्क्रिप्ट ऐसी थी, कुछ मैंने अपना फीडबैक दिया होगा जो भी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये शो तुम करोगी। उन एक्ट्रेस से वो बातचीत विफल हो गई थी, कुछ पैसों पे जिस पे बात नहीं हो पाई थी। तो अब ये हुआ, अच्छी बात ये हुई, तो संजीव पालीवाल ने कहा कि ये शो मैं रिचा से कराता हूँ। सो इट वॉज टेक्निकली रिटन ऑफ। आप समझ रहे हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे रहे ना, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ एक शो कर रहा है तो आप उसमें खूब मेहनत करेंगे, अरे इसके स्पॉन्सरशिप ले आऊँ, ये ले आऊँ। अब आप समझ पा रहे होंगे। अचानक वो शो मार्केटिंग ने कहा रिचा करेगी इन हाउस, ठीक है। बट मुझे लगता है वो भी अच्छा था, क्योंकि लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। हमने पहला शूट किया, 3 एपिसोड शूट किए, जिसमें एक उस जमाने में 2007 में विजय मैंने ग्रे डिवोर्स शूट किया कि बुढ़ापे में शादी के 25-30 साल बाद लोग तलाक ले रहे हैं। 2007 में एपिसोड शूट किया था हमने, 18 साल पहले, जिसमें वो आई थी सुजाता जी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति की बड़ी बहन, जो इंग्लिश में श्रीदेवी जी की बड़ी बहन बनी थी, आपको अगर याद हो। शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर एंड शी हैड टेकन अ डिवोर्स आफ्टर 20-25 इयर्स ऑफ मैरिज। और भी 2-3 गेस्ट थी, बहुत अमेजिंग एपिसोड था। हमने 3 एपिसोड शूट किए एक ही दिन में, 3 या 2। और मुझे याद है इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स हो रहे थे, NT अवार्ड्स करके। तो हम शाम को तब NT अवार्ड्स कहते थे, इंडियन टेलीविजन NT अवार्ड्स। indiantelevision.com वेबसाइट थी, उसके NT अवार्ड्स थे, न्यूज़ टेलीविजन अवार्ड्स। मुझे याद है 2 दिन का शूट करके दूसरे दिन शाम को मैं, हमारे शो का डायरेक्टर था स्वरूप मुरगड़, हम 2-3 लोग वहाँ गए NT अवार्ड में, सबसे पीछे में बैठी हूँ और मैंने स्वरूप से कहा, स्वरूप अगले साल जिंदगी लाइफ को अवार्ड मिल सकता है क्या? आप बिलीव करेंगे? कहता हाँ क्यों नहीं, सिर्फ शूट ही हुआ है आज। और उसके अगले साल से 2008 से लेके 2013 तक हर साल बेस्ट न्यूज़ टॉक शो अवार्ड जिंदगी लाइफ को मिला है। हमारे एपिसोड फीमेल फीटिसाइड, एसिड अटैक, आई थिंक 84 राइट्स, हर साल वी यूज्ड टू विन दैट अवार्ड। जब तक शो रहा तब तक किसी और ने वो अवार्ड ही नहीं जीता उस कैटेगरी में। तो ये थी जिंदगी लाइफ की शुरुआत। तो मेरे मन में आज भी, अब मैं आपको बहुत सच बताऊं, पुनीत शायद सब लोग जानते हैं, बीच में मेरी संजीव जी से बहुत, एक होता है ना अनबन जैसी हो गई, काफ़ी टाइम एक दूसरे से बात नहीं की, सब कुछ किया, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनका वो एहसान भूल जाऊं कि उस व्यक्ति ने मुझे ज़िंदगी लाइफ दिया था और मेरी ज़िंदगी बदली थी। मैं आज भी उनको अपना गुरु कहती हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि लिखती बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता था ना, जब न्यूज़ में होते हैं तो रिपोर्टर्स, न्यूज़ एंकर्स, हर कोई एक टाइप की लैंग्वेज लिखता है। अब जब सडनली प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में स्विच करना था, आप समझ पाएंगे ये चीज़ क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री से हैं, तो मैं ना बहुत न्यूज़ ही लिख के चली जाती थी। अब एल्जाइमर पे मैंने कुछ लिख दिया, एल्जाइमर टाइप की, तो बहुत डांट खाई है मैंने संजीव जी से, इतनी डांट खाई है, मैं कभी रोज आती थी बैठ के कि क्या चाहते हैं, क्या है कि मैं क्या लिख दूँ, मैं कागज़ पे क्या उतार दूँ कि आदमी खुश हो जाए। मैं इतना उनको इनसे इरिटेटेड रहती थी। बट आज वही रिचा अनिरुद्ध, पूरा ग्रैटिट्यूड उस व्यक्ति के लिए जिसने डांट के लिखना सिखाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ लिखने का, क्योंकि जो लोग, हमने कुछ बहुत टेक्निकल सा एल्जाइमर्स पे लिखा, लिख के ले गए तो ऐसे देखते हैं कि आप बकवास लिख के लाई हो। अब मैं गुस्सा आ रहा, अपनी टीम के सामने बेइज्जती हो रही। फिर बोले अच्छा रिचा अनिरुद्ध बताओ एल्जाइमर्स क्या होता है।
मैंने कहा सर वो ना भूल जाते हैं ऐसा। अच्छा ठीक है, तो उसमें होता क्या है? तो मैं अपने केस स्टडीज़ को जिनकी कहानियाँ पढ़ी थी वही मैंने कहा सर एक माँ हो सकता है उसको पता ही ना हो कि मेरा बेटा है। अच्छा, मैंने कहा एक वो पिता है जो खाना खा के भूल जाते हैं कि खाना खाया तो बार बार खाना मांगते हैं। अच्छा, ऐसे 3-4 जब मैंने बता दिए तो बोले तो ये लिखो ना, तुम्हारी साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ अल्जाइमर से मेरा क्या लेना देना। तो आप समझ रहे हैं ये जनता को क्या समझ में आएगा। तो मैंने उस शो की शुरुआत यही की कि जब वो भूल जाए कि जो सामने बैठा है उनका अपना बच्चा है, जब वो भूल जाए कि उन्होंने खाना खाया है, जब वो ये भूल जाए, जब वो भूल जाए, उसको कहते हैं अल्जाइमर्स। ऐसे करके मुझे याद है अल्कोहलिज्म पे हमने शो बनाया था, बट अल्कोहलिज्म से हमने बात की, मेरी पर्सनल वो थी। हम आपको पता है वो शो शुरू कैसे किया था? शो में शुरू में ब्लैक था, जिसको हम लोग टीवी पे अगर 2 सेकंड का ब्लैक चल जाए तो हंगामा हो जाता था, ब्लैक चला गया, हमने ब्लैक डाला। और फिर मेरे पे कैमरा आता है, मैं कहती हूँ जो ये जो अंधेरा आप देख रहे थे ना, ऐसा ही होता है एक शराबी का ब्लैकआउट। और ये ब्लैकआउट कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का हो सकता है। ऐसे करके मैं कहानी शुरू की थी। फिर एक स्टेज आई जब संजीव पालीवाल ने मुझसे कहा ऋचा अनिरुद्ध अब तुम लिखना सीख गई हो। तो ऐसे वो सफ़र चला। डांटने वालों का ना एक्चुअली बहुत बड़ा रोल होता है, और ऐसे एक डांटने वाले हमारे दोनों की ज़िंदगी में कॉमन है, तरुण कटियाल जी। ओहो, हाँ जी। उनसे बहुत डांट खाई है हमने, पर अगर तरुण कटियाल ना होते तो हमारा वॉइसिंग करियर नहीं होता, अर्जुन सिंह बर्रन, तरुण कटियाल ना होते तो हमारा वॉइसिंग करियर, एक्टिंग करियर कुछ नहीं होता। ये प्रॉब्लम आज की जनरेशन में हो गई है ना। मैं सबसे कहना चाहती हूँ विजय, लोग डांट खाना नहीं चाहते, लोग किसी एक्सपीरियंस से उसका एक्सपीरियंस सुनना नहीं चाहते। लोगों को लगता है ओह फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गया, अरे इनका तो फिर शुरू हो गया। अरे भाई वो व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ कह रहा है। यहाँ वैसे एक व्यक्ति बैठी हैं जो मुझसे बहुत डांट खाती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उस डांट को एक आशीर्वाद की तरह, अगर आपने ये सीख लिया कि वो जो डांट मिल रही है ना वो एक आशीर्वाद है, उसको ले लो भाई, तो 8-10 साल बाद उसी डांट के लिए थैंक यू कहोगे, जैसे मैं आज कहती हूँ। भाई सीखने का एक तरीका है एक्सपीरियंस, दूसरा तरीका है दूसरों का एक्सपीरियंस, और तीसरा है भुगतना। तो जब आप पहले 2 से नहीं सीखते हैं तो फिर भुगतते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस पथ पर अग्रसर हैं, भुगतने वाले पर। जॉन एलिया कहते हैं ना, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। आपके हाथ में मैंने एक बड़ी प्यारी सी रिंग देखी। ये जी, हाँ। कितना अटैच थी? और हूँ मैं अभी भी, मतलब जी जी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आज मैं कुछ हूँ, अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ, देखिए सबका होता है, सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। अगर उस समय जब मैं होम मेकर हो गई थी ऑलमोस्ट, और वो ये नहीं कहती कि नहीं तुम्हें कुछ करना, अगर वो नहीं ये कहती रहती कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और फिर मेरी बेटी को नहीं संभालती। विजय क्या होता है, जब हम लोग न्यूज़ पढ़ते थे ना, कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो मुझे याद है हम रात 2-2 बजे भी घर गए हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, अब एंकर बैठा हुआ, मुझे आज तक याद है सद्दाम हुसैन वाले उस समय वॉर में कुछ तो हुआ, उन्होंने कहा आज की रात कयामत की रात होगी, तो कहा गया एंकर घर नहीं जाएगी, पता नहीं क्या हो जाए, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए। अब एंकर बैठी हुई है, 12 बज गया, 1 बज गया, कयामत की रात ही नहीं हो रही। फिर जब बहुत समय लगा कि ऐसा लगा कि नहीं, तो घर भेजा गया। तो उस समय मुझे ये चिंता नहीं करनी पड़ी कि मेरी बेटी ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, और एक सबसे बड़ी चिंता कि मेरी बेटी मेरे पीठ पीछे बिगड़ ना जाए, क्योंकि ये मैं अपनी माँ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मांगूंगी। नॉर्मली क्या हम लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया, नानियाँ दादियाँ बिगाड़ देती हैं, ठीक है, कुछ होता है, कुछ चीज़ों लाड़ होती हैं जिन पे मैं उन पर झगड़ती हूँ आज भी कि क्यों आपको उनको खाने को पैम्पर करना, वो करती हैं। लेकिन जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने भी मेरी बेटी को अगर एक आध थप्पड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी, जो डिसिप्लिन था मुझे आज भी याद है, 9-9:30 जो हमारे यहाँ कर्फ्यू टाइम, मतलब सोना है तो सोना है। तो मैं जब बहुत लेट आती थी ना, तो मैं बेटी को मिस करती थी। सुबह भी मेरी नींद देर से खुली, वो स्कूल चली गई, तो एकदम मैंने माँ से कहा इसको जगा के रखा करो ना। उन्होंने मुझसे कहा वो नहीं जागेगी तुम्हारे लिए, तुम्हें जिस दिन मिलना है तुम जल्दी आओ। क्या बात। तो वो उसके साथ उतना ही डिसिप्लिन उन्होंने रखा जैसा उन्होंने मुझे पाला था। तो मैं बहुत अश्योर्ड थी अपनी नौकरी में कि मेरा बच्चा सेफ हाथों में है। लेकिन वो ये भी कहती थी कि जब तुम्हारी बेटी टीनेज में आने लगे तब तुम बैक सीट लेना प्रोफेशन से, क्योंकि तब उसको माँ की ज़रूरत होगी, तब नानी काम नहीं आ पाएगी बहुत सारी चीज़ों में। सो वी प्लान्ड इट दैट वे। मैंने न्यूज़ छोड़ी उसके बाद जब मेरी बेटियाँ टीनेज में आने लगी। सो मेरी माँ के भाई हाँ, बट अभी पिछले 4-5 साल से मेरी माँ हेल्थ वाइज एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रही हैं, और उनके साथ साथ हम लोग भी। उनको जब अचानक कोविड के समय कैंसर डायग्नोज हुआ, इट वॉज अ टफ पीरियड फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, बट टू बी टोल्ड दैट योर मदर इज इन 4th स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, उनको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है। वो सर्जरी भी 12 घंटे चलने वाली थी। वो सर्जरी बहुत डेंजरस थी उनके लिए, मतलब वो बचेंगी या नहीं बचेंगी किसी को नहीं पता था। मतलब जब मैं उन्हें आईसीयू में भेज रही थी, तो ओटी में भेज रही थी, तो मुझे नहीं पता था ये बाहर आएंगी।
और उस एक ऐसा टाइम था, बाई चांस मेरे हस्बैंड भी सब इधर उधर थे, कोई पेपर का, तो मुझे ना समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैंने कहा सुनो आप ना बाहर आना, अब क्योंकि मैंने अपना रोना और सब रोकने की कोशिश करी थी, और वो जा रही थी, और मैंने कहा स्ट्रांग रहना। हाँ ये याद आ गया। तो बोली हम तो स्ट्रांग हैं, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो बुद्ध की लाइन थी ना, मैं तो ठहर गया तुम कब ठहरोगे। और फिर हम लोग सब ओशो फॉलोअर्स हैं, तो ओशो ने तो हमेशा मृत्यु ही सिखाई है। तो बोली बेटा हमको अब ऐसा कुछ वो नहीं है, हम अगर बाहर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी जिंदगी होगी, नहीं आए तो अब सब तुम लोगों का देख लिया, सब अच्छा है, तुम लोग बढ़िया चल रहे हो, बेटा बेटी सबका अच्छा है, ग्रैंड चिल्ड्रन देख लिए हैं, और ओशो के साथ रह के अगर इतना नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। तो ऐसा कह के वो अंदर चली गई, और मेरी तो हालत खराब। पूरे दिन मुझे याद, उस दिन मंगलवार था, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का जाप लगातार, हम लोग कि बस ये बाहर आ जाए, बाहर आ। जब माँ बाहर आई है रात के 9 बजे, सुबह 9 के अंदर गई हुई, हम लोग जो फूट फूट के रोए हैं ना विजय, उफ बढ़िया। तो तब से क्या है ना, हमेशा उस एंग्जाइटी में जीते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ ऑल्सो टेकन अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल। ऐसा होता नहीं आप उससे डिटैच रह नहीं पाते, क्योंकि हर वक्त माँ की चिंता सताती है। वो मस्त रहती हैं वो मस्त रहती हैं, हम टेंशन लेते हैं। ये अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को इतना लाइटली ले पा रही हैं, ये कितनी कमाल की बात है। तो वो पूरा क्रेडिट कितना ओशो को देती है, मेडिटेशन अपना। मौत पे ही ना एक डॉक्टर बच्चन की कविता याद आ गई, आपको 4 पंक्तियां सुना देता हूँ कि दृग देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच वहाँ बुलाता है। मैं आज गया तुम आओगी कल परसों, सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता है मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, इस पार न जाने क्या होगा। इस पार नियति का मानव से व्यवहार तो हमने देखा है, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। तो मौत को अगर इस तरह से कोई डिफाइन कर सके, अगर ओशो जी ने किया है, मैं नहीं उनको फॉलो करता हूँ और मैं ज़रूर करूँगा फॉलो। आज सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए जो रहेगा वही है कि मैं तो आपको एक बात बताऊँ, मेरे जैसे फैमिली में फ्रेंड्स में कोई किसी के यहाँ कोई हुआ हो ना, कोई डेथ हुई हो, समवन इज डीलिंग विद ग्रीफ ट्रॉमा, मैं सबको ओशो के छोटे छोटे मेडिटेशंस या ऑडियो भेजती हूँ कि ये सुनो इससे मदद मिलेगी। और ओशो का तो एक ध्यान है जिसमें पूरा उनकी आवाज़ में चलता है कि तुम मर गए हो। तो जैसे आप लेटे हैं, आप शवासन में लेटे हैं, और पूरा उनकी आवाज़ में बोलते हैं अच्छा तुम्हें जलाया जा रहा है, तुम विजुलाइज करो, अपने अंदर महसूस करो कि तुम्हें जलाया जा रहा है, तुम्हें नदी में पानी में बहाया जा रहा है। वो पूरा आपको एक्सपीरियंस कराते हैं, तथाता ध्यान है, ताकि नॉर्मलाइज हो जाए आपके लिए, हाँ। डर निकल जाए। और वो उनका एक बहुत फेमस डिस्कोर्स भी है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, और वो बार बार ये कहते हैं कि तैयार तुम्हें अपने आप को उस दिन के लिए करना है, उसके लिए। जैसे कहते नहीं कि भाई अपना हर दिन ऐसे जिए कि अगर आज आखिरी दिन है, हाँ, तो क्या हम यही कर रहे होंगे जो हम इस वक्त कर रहे हैं, या आज भी हम उतनी दुश्मनी लोगों से सब रख रहे होंगे, नेगेटिविटी। तो ओशो का बहुत फोकस रहा डेथ पर। जब ये सब चल रहा था तब भी ब्रदर का अल्कोहलिज्म वाज देयर। तो ब्रदर का अल्कोहलिज्म बहुत जल्दी शुरू हो गया था, झांसी में। अभी सिर्फ कैंसर वाले फेज में, जिस समय आंटी उसके लिए जा रही हैं, हाँ, ऑपरेशन के लिए, हाँ, उस समय वो किस स्थिति में थे? नहीं, अब तो मेरा भाई काफी साल से रिकवर्ड है। अच्छा। हालांकि ये लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी एक कॉन्सेप्ट है कि कभी अगर आपने एक बार आप अल्कोहलिक हैं तो कभी वो रिकवर्ड अल्कोहलिक नहीं कहा जाता, रिकवरिंग ही कहा जाता है, क्योंकि वो खतरा आपके सर पर हर वक्त मंडरा रहा होता है कि आप कभी भी रिलैप्स कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि रिलैप्स आपका जब भी होगा तो जो आपकी पिछली बार गत बनी थी उससे और दुर्गति होगी, मतलब दुर्गति विल बी वर्स देन बिफोर। तो लेकिन अब ठीक है, वो डी एडिक्शन काउंसलिंग करता है, लोगों से नशा छुड़वाता है, बट उसकी बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। देखिए जर्नी सबकी वो बियर से जो एक शुरू होती है ना, दोस्तों के साथ मस्ती से, तो मेरे भाई की भी तभी शुरू हुई थी जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों की फैमिलीज में होता है, कहते हैं ना बड़ा भाई बहन हो तो सीसीटीवी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पूरे शहर में आपका छोटा भाई बहन क्या कर रहा है शिकायत आपके पास आ जाती थी। तो जब तक मैं झांसी में थी ना, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल था। जब बड़ी बहन चली जाती है तो वो सडनली वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, पेरेंट्स उतने थोड़े क्लूलेस हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन माय ब्रदर एक्चुअली उसका बिगड़ने की उसकी शुरुआत हुई। he felt lonely या he felt free कि गई बहन अब तो कहीं से, जैसे अब छोटे शब्द होता, सुनो तुम्हारा भाई वहाँ एक लड़की के साथ घूम रहा था, वो मोपेड पे वो
ये था, वो उधर था, वो सदर बाजार में था, या हम जाते थे तो हमारे पापा को शिकायत आती थी, डॉक्टर साहब बिटिया बहुत तेज स्कूटर चला रही थी। छोटे शहरों का ये बड़ी खूबसूरती है, मुझे अच्छा लगता है ये। मेरी मम्मी के पास पहली बार जब मेरी शराब की खबर गई थी तो फ़ोन पे स्पेसिफिक कहा गया था तुम्हारा लड़का पूरे शहर भर में शराब पी घूम रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है कि? तो वो शहर पूरा सीसीटीवी होता है आपका। मेरा तो मुझे याद है बस, मेरे ना तेज स्कूटर चलाने की खबर पापा पे, और पापा एग्जैक्टली बताते थे, सुनो तुम अभी वहाँ मानिक चौक में उस साइड स्कूटर तेज कौन, अच्छा मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी, सर्वेलेंस जबरदस्त। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे शादी के बाद मेरा भाई अचानक से ज़्यादा वो हुआ, फिर बैड कंपनी। हम लोग हमेशा, अब बच्चों को सबको मैं जो भी मुझे मिलता है मैं कहती हूँ बहुत केयरफुल रहिए, आप किसके हाथ उठ बैठ रहे हैं। वो जो आपसे कह रहा है ना ये अरे एक बियर की बोतल से कुछ नहीं होगा, वो आपका वेलविशर नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका दुश्मन है। क्योंकि हो सकता है वो तो संभाल ले जाए, आप अगर बिगड़ गए तो वो आपके काम भी नहीं आएगा। तो मेरे भाई की वजह से हम लोगों ने बहुत लंबा दौर, आई थिंक कम से कम 20 साल आप सोचिए विजय, वो झेला है, जहाँ पर हमने बदनामी सही है। एक छोटा शहर जितना आपको प्यार देता है उतना ही अगर आपके घर का एक बच्चा बिगड़ जाता है तो आप जिल्लत भी सहते हैं। हमने उसके परिवार की बर्बादी देखी, क्योंकि उस बीच उसकी शादी हो गई थी अगेंस्ट माय विशेस। मैं नहीं चाहती थी कि अल्कोहलिक उसकी शादी हो, लेकिन as destiny would have इस it। पे यहीं पर मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, कितना सही मानती हैं इस चीज़ को? एक थॉट बड़ा चलता है हमारी सोसाइटी में कि अगर बच्चा शराब पी रहा लड़का तो उसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी तो। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। मेरा इकलौता भाई है, मैं उसकी शादी में नहीं गई थी, ना मैं गई थी ना मेरी माँ गई थी, क्योंकि मुझे उस दिन मुझे ये लगा कि मैं टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करूँ और मैं अपने घर में गलत चीज़ हो रही है उसका साथ दूँ। मैंने घर में सबसे लड़ाई की थी कि इसकी शादी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने इसकी होने वाली वाइफ जो आज वाइफ है उससे भी कहा था इससे अभी शादी मत करो, ये अभी अल्कोहलिक है, ये अभी कुछ करता नहीं है, हम कुछ करते हैं इसको, यू नो लेट्स। बट ठीक है, मुझे कई बार लगता है अब डेस्टिनी में जो था, शी गॉट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट, मैं और मेरी माँ शादी में नहीं गए थे क्योंकि हमें लगा कि नहीं गलत है, एंड आई कांट बी अ पार्ट। Was it easy? It was very difficult। कैसे आप सोचिए ना, आपके इकलौते भाई की शादी हो रही है, मेरी माँ के लिए सोचिए ना, उनका बेटा। हम नहीं गए क्योंकि हमें एक स्टैंड लेना था कि ये गलत है। मेरी हमेशा कोशिश रही कि ये नहीं हो सकता कि मैं टीवी पे कुछ और कहूँ और मैं अपने असली जीवन में उसको ना निभाऊँ, तो ये गलत है। और शादी के बाद जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु थिंक कि सब ठीक हो जाता है, नहीं हुआ था, हालात बहुत ख़राब हो गए थे। उसके साथ साथ उसकी वाइफ भी सफ़र करने लगी थी। फिर देन वी हैड टू इंटरवीन। हम उनको नोएडा लेकर आए। तो माय ब्रदर हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल रिहैब्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, इवन हॉस्पिटल्स, सब कुछ किया। उस दौरान फिर उसकी बेटी हुई, उस बेटी को भी संभाला हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे खराब, एक्चुअली मैं बताऊँ ये क्यों होता है कि बेटे की अल्कोहलिक है तो शादी कर दो तो सुधर जाएगा, क्योंकि हम अल्कोहलिज्म को ही नहीं मानना चाह रहे ना, हम डिनाइल में जीते हैं। तो माता पिता को लगता है अरे थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो लड़की आएगी तो बस पटरी पे ले आएगी, अरे वो लड़की को भी पटरी से उतार देगा। भाई आपको समझ में नहीं आ रही बात, उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये तो सबसे बड़ी गलत फहमी है हमारे, नहीं करना चाहिए। How is it now? It's fine. As I said, 20 साल का संघर्ष था, बहुत कुछ गंवाया हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली आप जब रिहैब भेजते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है, बदनामी, हर समय का स्ट्रेस कि अगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अरे क्या होता। हम लोग को तो कई बार एक स्टेज आती है वजह कि आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि आपके भाई का क्या होता। आप सोचते हैं अरे अगर ये किसी को मार देता तो क्या होता। आप समझ रहे हैं, वो साइकोलॉजी आपकी खत्म हो जाती है कि इसको क्या होता है, अरे ये तो शराब पी रहा है, लेकिन अगर इसके हाथों कोई और मर जाता। तो मैं तो इतने सालों इस खौफ में जी हूँ कि मैं, मेरी माँ, हर कोई। बट देन ठीक है, इन एंड आउट ऑफ रिहैब्स ऑल ऑफ दैट, उसने भी अपने ऊपर बहुत काम किया। कोविड के दौरान उसने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया, वो फिट हुआ, उसने थिएटर, अभी आजकल तो वो डी एडिक्शन काउंसलर है, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, मेंटल हेल्थ पे बात करता है। तो ठीक है, बट मुझे लगता है बहुत सारे परिवार, मैंने बहुत सारे बच्चों को मरते भी देखा है। उसी का एक दोस्त था, वो तो शायद डॉक्टर था, वाइफ छोड़ के चले गए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी विजय, नॉट सेइंग कि हर कोई बिल्कुल हर चीज़ बर्दाश्त करता रहे या टॉक्सिक रिलेशनशिप बर्दाश्त करता रहे, लेकिन अगर आपके घर में एक अल्कोहलिक है या कोई डिप्रेस्ड पर्सन है, फैमिली एकदम हाथ छोड़ देती है ना, फिर उसका बचना मुश्किल होता है। या हमने हाथ कभी थोड़ा वो किया हो, कभी गुस्सा हुआ है, सब कुछ हुआ हो, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली छोड़ा नहीं कभी। फैमिली इज द ओनली होप। यस, डेफिनेटली। एंड फैमिली कैन नॉट एंड शुड नॉट गिव अप होप। दे मस्ट रियलाइज कि इट इज लाइक एनी अदर डिजीज। अब उसके कंट्रोल से निकल गई ये चीज़। पर इससे पहले कि इट बिकम्स अ पॉडकास्ट अबाउट एडिक्शन एंड अल्कोहल, हम वापस आते हैं। आप बड़ी प्रोग्रेसिव रही हैं,
तो जो मीडियम ट्रेंड में रहा है आपने उसमें झंडे गाड़ दिए। तो टेलीविज़न से आप आ गए रेडियो में, उस दौर में जब रेडियो वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग। फिर रेडियो से आप सोशल मीडिया या डिजिटल पे आ गई व्हेन पीपल वर स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर एंड यू रियलाइज डू यू हैव अ नैक फॉर दिस या डू यू हैव पीपल हु कीप पुशिंग। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि मुझे लगता है कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं ले जा रहा है एक दिशा में, मुझे नहीं पता होता। रेडियो मैंने नहीं सोचा था। 2014 की बात है, बिग एफएम ने कुछ एक कॉन्टेस्ट निकाली थी कि उनको कुड़ियां दी लोड़ी करके, बड़ा अच्छा उनका कैंपेन है कि बेटी भी हुई है तो लोड़ी मनाओ, क्योंकि पहले हमेशा हमारे समाज में बेटा होता है तो लोड़ी बनती है। तो उसमें था कि यंग बच्चियां सिंगर्स चाहिए, मेरी बेटी गाती है, तो हमने अपना मेरी बेटी का एक वॉइस सैंपल भेजा था एंड शी गॉट सिलेक्टेड, शी वाज वन ऑफ द लीड सिंगर्स दैट ईयर। एक बड़ा बहुत सुंदर गाना बना था, बेटी आई है मिलके लोड़ी गाओ, तो जो 2 बच्चियां लीड सिंगर उसमें एक मेरी बेटी है। वहां से रिश्ता शुरू हुआ। इनफैक्ट तो स्वप्नाली थी तब बिग एफएम में, मुझसे मिली, बोली अरे आपको तो जानते हैं ये वो है। फिर कुछ दिन बाद उनका फोन आया कि अच्छा हम लोग एक ऐसा आरजे चाह रहे हैं जिसमें थोड़ा सा एक जर्नलिस्टिक एंगल भी जो हो, जो सुबह इस तरह की बातें करें कि भाई सड़क के गड्ढे हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम है या डेंगू फैल रहा है दिल्ली में, तो सिर्फ एंटरटेन। क्योंकि मैंने कहा मैं तो आरजे हूँ नहीं, मैं जर्नलिस्ट। बोली हाँ तो जर्नलिज्म वाला आरजे चाहिए, मतलब थोड़ा सीरियस बातें करने वाला, सब्सटेंस। तो वहां से मेरा ब्रेकफास्ट शो शुरू हुआ बिग एफएम में। मैं सच बताऊं, मुझे इनमें से कोई काम मैं कहीं मांगने नहीं गई। मतलब जब शुरू का स्ट्रगल था, एक बार नौकरी लग गई, वो सब हो गया, उसके बाद मैं कहीं मांगने नहीं गई काम। मुझे लगता है बस कोई आया और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। एक टाइम था जब जिंदगी लाइव कलर्स पे जाना था और मैं सडनली शायद पता नहीं कितनी बड़ी स्टार हो जाती है टाइप्स की, भाई मेरा शो कलर्स पे जा रहा है, और शूट से 5 दिन पहले वो शो बंद कर दिया जाता है। कुछ ऐसा होता है मैनेजमेंट में कि शो बंद। मैं अचानक आज मैं ये सोच रही हूँ कि वाह 10-15 दिन बाद या महीने भर बाद मैं स्टार होंगी। IBN 7 पे थी, IBN 7 पे थी, कलर्स पे जा रही थी, कलर्स पे जाना था। नहीं तो ये हुआ था, राज नायक ने कहा था कि कलर्स के लिए शो बनेगा तो IBN 7 की टीम बना नहीं पाएगी क्योंकि न्यूज वाले लोग हैं। मैं सिर्फ रिचा को लूंगा और शो बनाएंगे सिद्धार्थ बासु। अच्छा ठीक है। तो हम सब सिद्धार्थ बासु के, हम सब ने, तो मैं और सिद्धार्थ बासु ने एक नई टीम खड़ी की। शो का नाम था जिंदगी जिंदाबाद, मुझे याद है। एक पूरा शो सब बन गया था, मतलब बनने वाला था, शूट पे हम जाने वाले थे 2 दिन बाद, और सिद्धार्थ बासु के पास फोन आता है कि अभी शो को रोक दो, एवरीथिंग दैट इज इन द पाइपलाइन, जो शोज बन रहे हैं सब रोक दिए गए। अब आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए कि कहाँ रिचा सोच रही है कि अरे भाई महीना 2 महीने में जब भी कलर्स पे अपलोड अप हो जाएगा शो, मैं तो कितनी बड़ी स्टार होंगी। और अगले दिन से मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जैसे ही शो बंद हुआ सिद्धार्थ बासु के यहाँ से टीम सब बंद हो गई। आई वॉज अ जॉबलेस पर्सन, मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं आ रहे। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कई बार हुई है। अब मुझे आदत हो गई है कि किसी महीने मैंने बहुत पैसे कमा लिए, पता चला अगले 3 महीने में कंप्लीटली बेरोजगार हूँ। लोगों को लगता है कि हम इधर जा रहे उधर जा रहे, हर जगह से पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो ये बहुत रहा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है डिस्पाइट एवरीथिंग, ऑल द डिफिकल्टीज, मुझे लगता है कोई मुझे उसमें से निकालता भी है। बिग एफएम का जब कॉल आया था ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, तो IBN 7 अब ये हो गया, सब बंद हो गया। IBN 7 का PF जब मुझे लगा कि अब तो इस महीने अब खत्म, मतलब PF भी उड़ा दिया पूरा, क्योंकि भाई कोई एक घर बुक किया हुआ, उसकी EMI जा रही है, हो रहा। और मैं सोच रही हूँ कि अब तो ये खत्म, अब तो जो है वो तो अनिरुद्ध, पता है क्योंकि क्या होता है जब दोनों काम करते हैं तो आप उस हिसाब से खर्चे भी तो फैला लेते हैं अपने, फिर आप। और जिस महीने हुआ कि खत्म, उस महीने बिग एफएम से फोन आया। फिर बिग एफएम कर रही हूँ, अचानक सेल्स एंड मार्केटिंग कहता है कि एक स्पूफ कर दीजिए, वो जो मुर्गा बकरा उस टाइप का कुछ। अगेन नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु डू इट, लेकिन मुझे लगा मैं करूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, मेरी आवाज पे सूट नहीं करेगा। सुबह ब्रेकफास्ट शो पे अगर मेरे दोस्त गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक इन्हें लगे रिचा के शो में गाली जिसपे बीप लगी हुई है, तो मेरे सब दोस्त ही कहेंगे ये रिचा को क्या हो गया। विद इन 5 मिनट्स वो लाखों का जो पे पैकेज होता है ब्रेकफास्ट शो करने का, छोड़ दिया मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। सडनली वो गए, मेरे अगले महीने से पैसे नहीं आएंगे मेरे पास। तो फिर कहा गया कि नहीं, आप वीकेंड शो, एक में बिग हीरोज मेरा शो बड़ा सक्सेसफुल था, वो करती रही है, लेकिन वही पैसे आधे हो गए। बिग हीरो बिग जो ब्रेकफास्ट शो करती थी उसके पैसे गए। आप समझ रहे हैं। सो आई हैव टेकन सच डिसीजंस इन लाइफ जिनको कोई अगर प्रैक्टिकल इंसान होगा तो कहेगा ये औरत पागल है या बेवकूफ़ है, बट ऐसे ही रहा। फिर कहीं रैंडमली मैं कहाँ तो थी, साहित्य आज तक में कहीं थी, कुछ लड़के आए, मैम आप जिंदगी लाइव एक शो करती थी ये वो, तो तब थॉट आने लगा कि क्या करें। बहुत लोग मुझे बोलते थे जिंदगी लाइव क्यों बंद हो गया, जिंदगी लाइव क्यों बंद हो गया। तो मैंने कहा मेरे पास टीवी चैनल नहीं है, रेडियो अब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने ऐसे उन लड़कों से कहा, मैंने कहा अच्छा मैं अगर यूट्यूब पे बनाऊंगी तो तुम देखोगे। तो बोला अभी भी उसी पे तो देखते हैं, कोई पुरानी क्लिप्स जैसे डली होती है ना। बोला मैम टीवी कौन देखता है आजकल। और कौन लड़का था स्ट्रेंजर, कहाँ से वो आया था, मैं उस लड़के को नहीं जानती, लेकिन उसने कहा मैम आप यूट्यूब पे लाइए ना शो।
फिर अब पैसे नहीं, पुरानी टीम को इकट्ठा किया गया जो ज़िंदगी लाइव बनाती थी। संजीव पालीवाल जी को फ़ोन किया कि सर संजीव जी को ऐसा करते हैं। फिर ये हुआ कि नाम क्या रखा जाएगा, ज़िंदगी लाइव तो चैनल का कॉपीराइट था, तो हुआ चलो ज़िंदगी विद रिचा करते हैं। आप यकीन करेंगे विजय, मुझे लगता है जीवन में पैसा कमाओ ना कमाओ, रिश्ते कमाओ। मेरी टीम ने फ्री में काम किया सबने। पहला सीजन जो 13 एपिसोड थे, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था। मेरी टीम, जब कैमरामैन ने कहा आप सिर्फ कैमरा जो मैं किराए पे लाऊंगा उसको दे देना, मेरा पैसा मत देना। एडिटर, मतलब जो एडिटर ने तो अपनी फीस लिटरली 1/10 भी नहीं, उससे भी कम पे उसने, बाकी सब ने फ्री में काम किया कि हमें नहीं चाहिए, आप शो बनाइए। ऐसे लोग आ गए खड़े होने साथ में। सो दैट्स हाउ जिंदगी विद रिचा वाज बोर्न। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। थैंक यू। हमने क्राउड फंडिंग भी की थी। हाँ, तो अरे, व्यूअर्स भी खड़े हुए, तो सोचिए, जिनको लगा कि कुछ अच्छा करेगी, तो हमने क्राउड फंडिंग में पैसे मांगे कि भाई हम शो बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं है। क्या बात है। एंड दैट वाज योर आइडिया? आई थिंक हाँ, सब टीम ने कलेक्टिवली मिलके कि कुछ क्या करें, कैसे पैसा उगाना था ना, मतलब पैसा कैसे करें, कहाँ से लाएं। कितना स्ट्रगल था शुरुआत में इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, क्योंकि इसमें तो पता चल जाता तुरंत। हाँ, बट व्यूअरशिप आई थिंक बहुत ज़्यादा शायद नहीं रही, क्योंकि एक लेगेसी में यहाँ मुझे फ़ायदा मिला जिंदगी लाइव की लेगेसी का, एक मेरे फेस वैल्यू का। मतलब क्योंकि मैं नई नहीं थी ना, एक नया पॉडकास्टर अगर कुछ करेगा जिसको लोग नहीं पहचानते, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बट मुझे जो चाहे जो वो न्यूज़ से जानते थे या जिंदगी लाइव से जानते थे या केबीसी से जानते थे, केबीसी में बहुत साल आई मैं, तो उतना वो उस एंगल से मुझे दिक्कत नहीं हुई। 2018 में मैं आई ना, क्योंकि जिंदगी विद रिचा लेकर, और पहले एपिसोड हमने मालिनी अवस्थी जी के साथ शूट किया था। क्या बात है। सो नहीं, ऑल्दो डिजिटल मैंने प्रमोशंस में पैसे नहीं लगाए, मैंने वो व्यूज़ खरीदने में पैसे नहीं लगाए, तो वो स्लो रहती है, वो ग्रोथ आज भी स्लो रहती है मेरी। बट अगेन जितने धीरे ऊपर जाती है वो धीरे धीरे चल रहा है, ऊपर ही टिकती है। 2018 से अब 2025 में अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे 14.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे ही। बट कई बार कुछ एपिसोड बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ में गए, सो इट इज ओके। सिद्धार्थ बसु की बात हो रही थी। हाँ। अब सिद्धार्थ बाबू सर की बात हो और केबीसी की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच केबीसी कॉमन है। हाँ। मैं 5 साल से उसको वॉइस कर रहा हूँ, आप उसमें ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट रही हैं। एक जिद हमारी थी और अभी भी है कि हम बच्चन साहब के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे तभी जब उनके साथ काम करेंगे। और मैं ये वॉइस ओवर करने को मैं अभी भी काम नहीं मानता, मैं आमने सामने। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे उनकी फ़ोटो है, पहला वो फ़ोटो देख के बड़ी जलन हुई। हमने कहा अरे यार, मेरे पास बहुत सारी हैं। और ज़्यादा जलन हो रही है हमें। कैसा अनुभव? अद्भुत है ना, अद्भुत। अब आप मुझे और जलाइए, खूब खूब उनके बारे में बताइए। परसों नरसों की बात है, 4 मार्च जी, जब 21 साल हुए, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो मैंने अभी भी उनको फोटो भेजी। वो 4 मार्च 2004। आप 2004 में मिलनी थी? पहली बार। मैं जा रहा हूँ उठ के। और लेकिन मैंने पता है फेसबुक पोस्ट लिखी, मैंने उसमें क्या लिखा, 21 साल हो गए उस दिन वो रिश्ता बना जिसे बच्चन सर आज तक निभा रहे हैं। मैंने ये नहीं लिखा मैं निभा रही हूँ, क्योंकि निभा एक्चुअली हो रहे हैं। वो अगर मेरे मैसेज का जवाब ना दें या वो मुझे स्नब कर दें, ही हैज़ द राइट। एंड मतलब ठीक है, वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति आपके 10 में से 9 मैसेजेस का जवाब दे, चाहे तुरंत ना दे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी कमाई है। विजय, छोटे से शहर में पले बड़े, और आप मतलब अमिताभ बच्चन आपके लिए भगवान होते थे, छोटे बड़े कोई भी शहर हो। और सपना ही ये था कि एक दिन इनसे ऐसे ही मिलेंगे, भीड़ में नहीं मिलेंगे। तो जिस दिन वो सपना पूरा, वो फोटो मैंने उन्हें भेजी, फिर मैंने भी जो पोस्ट लिखी वो उन्हें भेजी, उस पर भी उनका जवाब आया। पहली बार बच्चन साहब से आप मिली, मैं तो सोचता हूँ कि जब मैं मिलूँगा मैं क्या करूँगा, रो दूँगा कि मैं पैरों में ऐसे बिछ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। मैं प्लान करता रहता हूँ बहुत, शायद इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू मेट मिस्टर बच्चन? तो हमारे से क्या होता है, सुबह तो हमारा उनके साथ शूट था, जिस फिल्म के लिए वो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा ना एक्चुअल जर्नलिस्ट चाहते थे कि अपने अपने चैनल का माइक लेके हम बच्चन साहब के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ तो आतंकी हमला हुआ है, क्या हुआ है। तो मेरी उसमें आप फोटो देखेंगे, आप बहुत हंसेंगे, उन्होंने ना ऐसे घूर रही है, क्योंकि मैं तो बस मेरी तो नजरें उस बच्चन साहब से हटी नहीं रही थी। तो उन्होंने बीच बाद में मुझे टोका भी एक टेक के बाद कि आप ना गिर जाती, वहाँ पत्थर से जरा संभल। मैं तो कुछ परवाह ही नहीं थी, मुझे तो बस अमिताभ बच्चन दिख रहे थे। शाम को पार्टी थी, उसमें अक्षय भी थे, बॉबी देओल भी थे, सब। तो मुझसे चैनल ने कहा कि अब तुम जा ही रही हो तो कोशिश करना उनका इंटरव्यू ले आना। तो मैं जाके एक कमरे में ना बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी होता है। एंड आई वाज अबाउट 29 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो मैं ना एक ऐसे चेयर पे वो बैठे थे, तो मैं उनके बगल में बैठ गई। मैं कहा सर मेरा नाम रिचा अनिरुद्ध है, मैं जी न्यूज़ से आई हूँ सर, आपका एक इंटरव्यू करना है। आप सर जब कहेंगे, आप सुबह 6 बजे कहेंगे तो मैं आज ऐसे करके। अब वो अपना सिग्नेचर स्टाइल में ऐसे देख रहे हैं, जैसे वो
मैं ख़त्म किया, मैंने कहा अभी ना भगा देंगे मुझे यहाँ से। तो शीतल हुआ करते थे उनके सेक्रेटरी, इनको कल सुबह का टाइम दे दीजिए। तो अब तो पूरी रात नींद आने का सवाल ही नहीं कि अब तो क्या पूछूंगी, क्या बोलूंगी और पीस टू क्या करूंगी, ये इसमें पूरी रात मेरी निकल गई। सुबह हम पहुंचे। अब आप देखिए वो व्यक्ति आपके लिए कमरे का दरवाज़ा खोलता है। अब ना मुझसे कोई बोला नहीं जा रहा, तो मैं सर आज ना एक छोटे शहर की लड़की का सपना पूरा हो रहा है, किसी तरह जबान मतलब करके ये बोला, अच्छा कौन से शहर की हैं आप? मैं कहा सर झांसी। अरे झांसी यूनिवर्सिटी ने अभी हमको कुछ उनको ऑनरी शायद दिया होगा डॉक्टरेट। मैं कहा जी सर। अरे बैठिए बैठिए। अब वो ही कुड फिगर आउट, ऐसे लोग ना पकड़ लेते हैं कि बच्चा नर्वस हो रहा है। मेरा यही चीज़ एग्जैक्टली ओमपुरी साहब के साथ गई थी, वो समझ रहे थे कि बहुत नर्वस हो रही है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आजकल का कोई स्टार हो सकता है आपको और इंटिमिडेट करने की कोशिश करे। बच्चन साहब की कोशिश थी कि मुझे कंफर्टेबल करें, ओमपुरी साहब की भी। तो उन्होंने क्या लेंगी, ये अभी ये किसी ने कुछ है कि बड़ा फ्लेवर्ड वाटर आया है हमारे, ये पियेंगी आप? ये कह रहे नहीं सर कुछ नहीं। मैं फोटो दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल छोटी बच्ची सी बैठी हूँ। उसके बाद पता नहीं 1-1.5 घंटा विजय, मैं पता नहीं क्या, ये तो बच्चों से सवाल, आई डोंट इवन रिमेम्बर मैं क्या पूछा हुआ उनसे। मतलब वो है शो, वैसे उस यूट्यूब पर है वो शो। एक बार भी उस व्यक्ति ने नहीं कहा बस बहुत हो गया, कितनी देर, ये कुछ नहीं। उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो आते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। ये उनका हमेशा बहुत महिलाएं ये उनका एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। आप उनकी वैनिटी वैन में जब केबीसी में मिलने जाती थी, ही विल ओपन द डोर फॉर यू। ये कुछ जेंटलमैन जो ट्रेड्स होते हैं ना, जो बहुत कम मिलते हैं स्पेशली सेलिब्रिटीज़ वगैरह में, वो मैंने बच्चन सर के साथ महसूस किए। उसके बाद क्या हुआ, चूंकि मैं एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी, तो जैसे ब्लैक आई, कोई फिल्म आई तो हम छोटी सी बाइट ले ली, इधर ले लिया उधर ले लिया। फिर 2011 में मेरे पास अचानक एक रैंडम कॉल आता है कि हम केबीसी से बोल रहे हैं। उससे 1 साल पहले ही एक्सपर्ट राउंड शुरू हुआ था 2010 में शायद, तो उस साल मुझे नहीं बुलाया गया था। 2011 में दे फिगर्ड मी आउट प्रॉब्ली कि इसको बुलाया जा सकता है। तो मैं गई, अब मैं तैयार आया होकर भयानक नर्वस होकर बैठी हूँ। तो उस समय क्या होता था, सेट जैसे बगल में सेट है, एक्सपर्ट का एक अलग कमरा होता था। मैं अपना माइकअप होकर बैठ गई, अचानक बाबू आते हैं, ए बी वॉन्ट्स टू मीट यू। तो मैं नर्वस, एक तो घबराहट केबीसी की, ऊपर से ए बी। तो मैं जब गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा अच्छा ये है, इनको मैं जानता हूँ। एंड यू नो, आपको अमिताभ बच्चन कह रहा है ये मैं इनको जानता हूँ, मेरे तो वही, मैंने कहा सर बहुत डर लग रहा है। नहीं आप कर लेंगे। तो दिस वाज 2011। तब से तो फिर अच्छा हर शूट के बाद फोटो सर के साथ खींचती थी। एंड ही इज ऑलवेज, तो मेरे ना छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे याद है मेरा 40th बर्थडे था जब, तो मेरी टीम ने कहीं से उनका ईमेल आईडी निकाल के उनको मेल लिखी कि रिचा आपकी इतनी बड़ी फैन है, शी इज टर्निंग 40। एंड मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं कैसा कुछ प्लान हो रहा है। मुझे सीधे उनका मैसेज दिखवाया गया, वीडियो मैसेज, इतने अच्छे से बैठ के, पूरा ऐसे नहीं कि भागते दौड़ते एक बाइट दे दी, नहीं, अच्छे से बैठ के। और फिर मेरी टीम ने पता है क्या कहा, उन्होंने और भी बहुत लोगों को सेलिब्रिटीज़ को भेजे थे और कईयों के आए मैसेज। उन्होंने कहा सबसे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बच्चन सर के यहाँ से आया था सबसे पहले कि क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैम का 40th बर्थडे, आप चाहे जैसे मैसेज दे दें। इतना प्यारा मैसेज भेजा था सर ने, 10 साल हो गए इस बात को। फिर एक बार हम ये लोग खेल रहे थे, कपिल शर्मा और सोनू सूद खेलने आए हुए थे। मैं एक्सपर्ट एडवाइजर थी, तो हम लोग पूरा सुनते हैं कॉन्वर्सेशन, एक्सपर्ट इज देयर थ्रू आउट। तो वो लोग ना बता रहे हैं, सोनू सूद कह रहे हैं सर मैंने बचपन में आपको चिट्ठी लिखी थी, फिर आपका जवाब आया था। ये लोग अपने इंसिडेंट्स बता रहे हैं। तो जब बाय करने का टाइम आता है ना, हमेशा एक्सपर्ट को बाय करने आते हैं लोग। तो मैंने कहा सर मुझे एक शिकायत है। बोली क्या हुआ? मैंने कहा सर इन लोगों के पास, सबके पास आपकी चिट्ठियाँ हैं। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन पे आपके बहुत मैसेजेस हैं, कुछ भी हैंड रिटन नहीं है मेरे पास। बात खत्म हो गई, भूल गए। 2-3 दिन बाद ऑफिस से मैसेज आता है, रिचा जी प्लीज सेंड योर पोस्टल एड्रेस। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? बच्चन सर हैज टू सेंड यू हिज हैंड रिटन नोट। फिर इतना सुंदर वो जैसे शादी के कार्ड नुमा एक बड़ा सा कुछ आया, उस पर बच्चन सर ने अपने हाथ से मेरे लिए लिखा हुआ है। ये चीज़ें विजय आप और मैं भी नहीं कर पाएंगे, मैं सच बताऊं। मैं दिल पकड़ के बैठ गया हूँ कि ये ऐसे कैसे कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी इतना ध्यान एक चीज़ का। वाओ, इट्स अमेजिंग। आई थिंक वही वो वृक्ष फलदार हो जाए तो और वही वाली बात, अद्भुत एक्सपीरियंसेस। तो ये जो मेरे छोटे छोटे, एक बार आईफोन चोरी हुआ था, तो सब लोग कह रहे हैं फोन चोरी हुआ, ऐसे करो। मैंने कहा मुझे ना फोन चोरी होने का दुख नहीं हो रहा, उसमें बच्चन सर के मैसेजेस थे और तब वो आई क्लाउड ये सब को आता नहीं था, तो कुछ सेव्ड नहीं था मेरे पास कहीं। हमने 3 साल पहले सीखा यार अभी सब। हाँ धीरे। तो मुझे उस फोन के खोने का अफसोस इसलिए क्योंकि उसमें बच्चन सर के मैसेजेस थे। हम ऐसे वाले दीवाने हैं। मिला वापस? मैं वो मिली तो नहीं मिला, वो मैसेजेस भी गए नहीं। ये तो वो कमाल के एक्सपीरियंस है, इस पे तो बहुत बात कर सकते हैं। एक वो और एक पंडित रविशंकर। मैं हमेशा बात कहती हूँ विजय, इन दोनों से मैंने सीखा कि बड़ा होना क्या होता है। पर किसी ने ये भी तो सिखाया होगा कि बड़े होने के बाद ये नहीं करना चाहिए।
ऐसा भी तो कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कि अच्छा ठीक है जब बड़े हो जाएंगे ना तो ये नहीं करेंगे जो मेरे साथ इसने किया है। आपके साथ सच बताऊं, मेरे मतलब बहुत सेलिब्रिटीज के साथ जिनके लिए मुझे कहा गया कि बहुत एक्सपीरियंसेस लोगों के खराब होते हैं, मेरे टचवुड मेरे खराब नहीं रहे। इसमें मेरा एक मानना और भी है, हम जर्नलिस्ट के लिए, और मैं आज इसलिए नहीं कह रही कि मेरे खराब नहीं हुए इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कई बार हम लोग भी सवाल पूछते में या कुछ में ना हम लोग भी अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, हम लोग भी कुछ ऐसे काम करते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। मुझे याद है, एक इंसिडेंट बताती हूँ, सलमान खान और प्रीति जिंटा की एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुझे नाम याद नहीं है। अक्षय कुमार भी थे उसमें? नहीं, जाने मत, नहीं, क्या नाम था उस फिल्म का? अगर अक्षय कुमार भी थे उसमें तो वो वही थी जो आप बता रही हैं। अक्षय नहीं, अनुपम खेर उसमें एक नहीं, अक्षय कुमार नहीं। फिल्में तो बहुत कम देखती हूँ, बट मुझे दिल्ली से भेजा गया इंटरव्यू करने कि सलमान और प्रीति आएंगे मुंबई स्टूडियो में तो इंटरव्यू कर लेना। अच्छा, मुंबई के रिपोर्टर्स ना आपको सलमान को लेकर बहुत डरा देंगे, आपके कॉलीग्स। तो मैं वहाँ पहुंची तो मेरी एक कॉलीग तो बोली, सुनो खूब सारा लिख लो क्योंकि तुम्हें बोलना होगा, सलमान तो बोलेंगे नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे? बोले अरे नहीं सलमान तो हाँ ना, तुम जो पूछोगे वो हाँ कह देंगे, दूसरे सवाल पर ना कह दें, मतलब वो जवाब ही नहीं देंगे, जो बोलेगी थोड़ा बहुत प्रीति जिंटा बोल लेंगी, तो तुम अपनी तैयारी रखो, तुम अपनी। उन लोगों ने मुझे ना इतना वो कर दिया कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो जब गुस्सा आता तो हिम्मत आ जाती है। तो शूट से पहले मैं जब सलमान आ गए तो मैं उनके पास चली गई, मैंने कहा सलमान सब लोग कह रहे हैं कि आप बोलेंगे नहीं, प्लीज़ बहुत अच्छे से बोलिए, ये थोड़ा देखिए ऑडियंस में सब यूथ है, थोड़ा यंगस्टर्स के लिए शो है, अच्छे से बोलेंगे तो मज़ा आएगा। मुझे जब घबराहट होती है ना मैं खूब सारा एक लाइन में सब बोल देती। अब सलमान सोच रहे हैं पता नहीं कौन है, दिल्ली से आई है, शी डजंट नो मी मतलब, और मुंबई वाले रिपोर्टर थोड़ा डर रहे हैं कि ऐसे कैसे सलमान खान के सामने जाके बोल रही है, बट ठीक है हमको अपना काम करना है, हम क्यों डरेंगे टाइप। यू वोंट बिलीव विजय, सलमान इतना बोले उस इंटरव्यू में, इतना बोले कि मुझे याद है एक दो बार प्रीति बोली सलमान मैं भी बोल लूँ कुछ। और मैं जब वो इंटरव्यू चला ना तो स्टूडियो मैं न्यूज रूम में खड़ी थी, एक्चुअली राजदीप सरदेसाई ने मुझसे आके कहा तुमने क्या खिलाया सलमान को, सलमान इज टॉकिंग सो मच। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने शो से आके पहले बोला बोल लेना भाई, नहीं तो शो अच्छा नहीं बनेगा। बट सलमान साहब ने ये बात खुद भी कपिल के शो में कही है कि कई बार ऐसा होता है कि उनके जो क्लोज फ्रेंड हैं नदीम या पीपी, वो आके उनसे कहते हैं भाई हमने इनको बोला है कि आपका मूड ख़राब है तो मूड ख़राब है। तो बोले कई बार तो ये इन लोगों ने मेरा नाम ख़राब किया हुआ है कि मेरा मूड ख़राब है, सब जगह ये बोलते रहते हैं कि मेरा मूड ख़राब है, मेरे को बदनाम करते रहते हैं। तो मुझे भी वो सब मुंबई के रिपोर्टर्स ने सब में डरा दिया था, बट मैं नहीं डरी। और एक बार उन्होंने खुद मुझसे एक बात कही थी, किसके लिए कही थी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं किसी को मिलवाने ले गया था, एक बच्ची थी सब जूनियर बैडमिंटन चैम्पियन, एंड शी हैड टू पुअर गर्ल हैड टू वेट 6 hours बिकॉज अपेरेंटली वाज नॉट इन्फॉर्म्ड कि वो आ गई है। ही केम आउट, ही हग्ड द चाइल्ड एंड सेड इसका कुछ भी वो बताना है, इसका वो करेंगे। आई सेड एंड देन ही आस्क्ड कि कब आए थे? सर ये इतने बजे आए थे। ओह शिट आई एम सो सॉरी। कब यार पता है चाय से ज़्यादा ना केटली गर्म होती है, तुम समझ जाओ। तो मैंने कहा हाँ सर मैं समझ गया। तो आई थिंक कई बार ऐसा होता है कि एक रेपुटेशन लोग आसपास बना देते हैं। हमारी जिंदगी लाइफ में अजय और काजोल भी आए थे, तब भी मुझे थोड़ा सा बताया गया था माइट नॉट बी अ वेरी फ्रेंडली इंटरव्यू, ऐसा है वैसा। मेरा तो बड़ा अच्छा हुआ था। तो थैंकफुली मेरा एक, अगर जिसको आप अगली एक्सपीरियंस कहोगे वो नहीं हुआ, बट मैं लोगों को जनरली देखकर ऑब्जर्व करती हूँ, तब उन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है किसको किसका क्या नहीं करना चाहिए, या अपने से एज आई सेड पॉजिटिव ही सीखो लोगों से तो अच्छा है। तो पंडित रविशंकर से भी और अमिताभ बच्चन से जी से भी मैंने सीखा कि अपने से छोटे को आप जितनी इज्जत देंगे उसमें आपकी इज्जत और आपका बड़प्पन बढ़ेगा दिखेगा। वो पेरेंटिंग पर अभी हम लोग बात कर रहे थे और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपने बताई कि जो आपके घर की मेड्स हैं या घर के हाउस हेल्प्स हैं वो आप लोगों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं तो अपने बच्चों को कह देता हूँ अपनी प्लेट उठा कर रखो, तो मुझे ऐसे घूर के देखता है कि अच्छा हाँ नहीं तो आप अभी से संभल जाइए। नहीं वो संभल तो गए हैं। हाँ नहीं तो वो प्लेट वहाँ रखी रहेगी, कोई और नहीं उठाएगा, तुमको ही उठाना है। नहीं तो प्लेट तो आपको सही बताऊँ हमने अपने घर में रखा है कि अपनी प्लेट तो हम सब अपनी उठाएंगे। जैसे बाकी काम, जैसे मैं कहीं बैठी हूँ, मैं अपनी लड़की जो हाउस हेल्प है उससे पानी मांग लूंगी, मेरी बेटियां नहीं मांगेंगी, क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं ये हमारे लिए है, ये तुम्हारे छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं। घर तो वो संभाल ही रही हैं, वो अपने काम खुद करो, नहीं तो सीखोगे कैसे। लेकिन प्लेट उठाने का कॉन्सेप्ट हमारे घर में है कि हर कोई अपनी उठाएगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ से भी तकलीफ थी कि पहले जब मेड्स नहीं होती थी तो घर की महिला उठाती थी। भाई हम जिस परवरिश में पले बड़े, हमारे यहाँ थोड़ी मेड्स होती थी, मतलब एक आती थी वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चले। 24 आवर्स मेड्स का तो कॉन्सेप्ट ही का था, या 10 आवर्स का। तो फिर क्या देखते थे घरों में कि महिला जो माँ है वो सबके झूठे बर्तन उठा रही है। हमारे घर में हमारी माँ ने सिस्टम नहीं रखा।
ना मुझे मेरे भाई के काम मुझसे कभी। मेरी माँ इन मामलों में बहुत प्रोग्रेसिव थी विजय, फॉर अ मदर ऑफ 80s। जब उनसे कहा जाता था अपनी लड़की को किचन के काम, घर के काम नहीं सिखा रही है, तो उन्होंने कहा कि सीख लेगी, लेकिन वो उससे बड़ा करने के लिए बनी है। जो माँ ये कहे ना तो वो बेटी करेगी कुछ ना कुछ बड़ा। तो और कभी ये नहीं था कि भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या मतलब हमारे तो इनफैक्ट अड़ोसी पड़ोसी कहते थे आप अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करती हैं क्या, तो वो डिस्क्रिमिनेशन कभी। तो मुझे इन चीज़ों से तकलीफ है। तो हमारे यहाँ ये है कि मैं अपनी प्लेट उठाऊंगी, मैं भी अपने हस्बैंड की नहीं उठाऊंगी, कोई किसी की नहीं उठाएगा, अपनी अपनी उठा लो। हाँ कभी कभार वैसे ही एक उठा रहा है, कभी कभार में सब चीज़ चल जाती है। तो उसमें जब मैं कहती हूँ कि कभी कभार पुरुष भी तो प्लेट उठा सकता है, मेरा हस्बैंड भी मेरी प्लेट उठा सकता है, तो हमारे यहाँ उठा लेते हैं सब। हमारे यहाँ वो नहीं है कि पुरुष किसी की झूठी प्लेट नहीं उठाएगा, जबकि हम उस परवरिश से आए जहाँ आदमी भाई जहाँ खाना खाया उनकी प्लेट वहीं रहेगी, उनको पानी भी वहीं चाहिए। हमने अपने घर में ब्रेक किया है विजय, और क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगी उस चेन को, नहीं तो बढ़ती रहेगी। तो प्लेट तो मैं भी अपनी उठाती हूँ, लेकिन बाकी कामों के लिए भी इनफैक्ट बड़ा मज़ेदार है। अब तो मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मुझसे जैसे हॉस्टल से आती है तो मुझसे पूछती है दीदी से तेल लगवा सकती हूँ अभी, अगर दीदी कुछ और काम ना कर रही हो तो कैन शी प्लीज़, या कभी उसको कुछ बहुत अपना काम कराना था तो मुझसे बड़ा पूछती है। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है, पूछती है। और मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए वजह अपने बच्चों से कह देती हूँ, खुद कमाना खुद करना, क्योंकि जब कमाओगे तो इस चीज़ की वैल्यू पता होगी। मेरा बेटा वैसे मुझसे बहुत झगड़ा करेगा, आपने ऐसा क्यों कहा। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बेटी के स्कूल गया था, आई वॉज डिलीवरिंग अ टॉक ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, शी वॉज इन 4th स्टैंडर्ड एट द टाइम, और मैंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया कि आर यू लिसनिंग टू मी और आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, यस यस यू नो दैट सुरांजलि इज़ माई डॉटर, yeah, she's very nice but she's naughty, she just sometimes doesn't listen to me. Oh god. And I just said it in zest and I realized कि वो बाद में उसने बोला, पापा why did you say that, my friends were asking do you not listen to your father. I said okay, yeah, that's okay, my mistake, you also learn. But ये बहुत अच्छी चीज़ आपने अपने घर में करके रखी है और कमेंडेबल है, और सब पेरेंट्स को शायद ये फॉलो करना चाहिए। एक और चीज़ मुझे याद आई, जो आपने उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पूछा था ना, तो जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ के हाथों में बच्ची पली बड़ी है, तो माँ तो बढ़िया, जैसे हम लोग की तेल लगा के चोटी बना दी जाती थी हमारी पीढ़ी में, ऐसी उसकी। तो मुझे याद है मेरी बेटी DPS में पढ़ती थी, तो उसकी 2 चोटी गुथ के बिल्कुल पुराने ज़माने। तो भैया बच्चे तुम्हारे पापा की क्या तेल की दुकान है, तुम्हारी बुलिंग बहुत बचपन में शुरू हो जाती है। ये घर आके रोने लगी, मैंने कहा क्या हुआ, बोली तो वो लड़कियां कह रही थी तुम्हारे पापा की क्या तेल की दुकान है, तो मैंने कहा क्यों कहती, बोली क्योंकि माँ ने ना मुझे, वो माँ को माँ हम लोग सब माँ बोलते हैं, मैं मम्मा हूँ, बोली माँ तेल लगा के भेजती हैं। तो एक ऑप्शन ये था कि मैं माँ से कहूँ कि अब इसको तेल लगा के चोटी गुथ के मत भेजो विजय, यही है। लेकिन उसमें मैं अपनी बेटी को क्या मैसेज दे रही हूँ कि समाज जब जब तुम्हें बुली करे तुम उस बुली से सरेंडर कर जाओ और तुम समाज के हिसाब से बदल जाओ, राइट। बहुत छोटी थी वो, 2nd 3rd में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कल तुम जाके उन लड़कियों से कहोगी हाँ मेरे पापा की तेल की दुकान है, बताओ क्या करना है, तुम्हें तेल चाहिए मैं तुम्हें भी ला दूँ। दिस इज व्हाट आई टॉट माई डॉटर, बिकॉज हमें नहीं बदलना है। और मैंने हमेशा कहा बेटा तुम्हारी मम्मा जब दिल्ली आई थी तो तुम्हारी मम्मा का मजाक उड़ाती थी यहाँ कि लड़कियाँ स्मॉल टाउन गर्ल्स, स्मॉल टाउन करके मैंने बहुत ताने सुने हैं दिल्ली में। मैंने कहा हमारी जो वैल्यूज होती है उनको लेकर कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई कहे बैकवर्ड हो, हाँ है, मिडिल क्लास हो, हाँ है, स्मॉल टाउन हो, हाँ है, बोलो That's my badge of honor. That's my badge of honor. और मैं जहाँ हूँ वो उसी के दम पे हूँ। तो मैंने अपनी बेटियों को हर चीज़ में यही, एक बार म्यूजिक वो गाती है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, अब सारे बच्चे फिल्मी गा रहे थे, ये इसने एक सुंदर सा मीरा भजन सीखा था। अब एक दिन पहले रिहर्सल हुई, इसने आलाप लिया शास्त्रीय संगीत टाइप, बच्चों ने हंसी उड़ा दी, क्या या करके, फिर आके घर रोने लगी, मम्मा मैं गाना चेंज कर लूँ। कॉन्फिडेंस ये था कि फिल्मी गाना भी गाएगी तो ये कर लेगी, एक ही दिन में कर लेगी, गा देगी, जीत जाएगी। मैंने कहा क्यों, बोली बच्चे हंस रहे थे। मैंने कहा सो, मैंने कहा बच्चे हंस रहे थे तो क्या मीरा का भजन कम हो जाएगा या शास्त्रीय संगीत की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी? तुम वो गाओगी जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, दूसरों को जो करना है करने दो। वो कंपटीशन में फर्स्ट आई, क्योंकि मुझे लगा जजेस भी तो देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या गा रहा है। वो फर्स्ट आई, धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हमारी पहचान ऐसी है, हम ऐसे हैं। और मैंने कहा हमेशा बहुत प्राइड से कहो हमारे घर में ऐसा नहीं होता। स्लीप ओवर्स, वी हैव नेवर अलाउड स्लीप ओवर्स फॉर आवर डॉटर्स, नेवर। स्ट्रिक्ट रूल था कि ये तो पूछना भी मत आके, तो हमारे बच्चे पूछते भी नहीं है, तो था। मैंने कहा इसको ना प्राइड से कहो घर जाके, माई पेरेंट्स डोंट अलाउ। जब एज आएगी, नेचुरल एज आएगी तब अलाउ हो जाए, अभी नहीं। तो थ्रू आउट देयर स्कूलिंग स्लीप ओवर्स हैव बीन अ नो इन आवर हाउस। बट इनमें से किसी भी चीज़ पे ना मैंने उन लोगों को शेमफुल नहीं फील होने दिया,
ये मेरा मैसेज है टू ऑल पेरेंट्स। दिस इज ब्रिलियंट पेरेंटिंग हैक, और ये सबको फॉलो करे ना करे, लेकिन हाँ ये सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें, पुटिंग योर फुट डाउन, टेलिंग देम टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इतिहास बीच का फेज़, अब आते हैं थोड़ा सा इस दौर में जहाँ पर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों की कंट्रोवर्सीज होती हैं। गाली पर हम लोग की बातचीत भी हो रही थी। मैं तो शहर से आता हूँ जो गालियों के लिए जाना जाता है, कानपुर। लेकिन कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि ये बहुत गाली देता है, क्योंकि हमें अपनी सीमा पता है। आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस ट्रेंड ऑफ नॉर्मलाइजिंग फाउल लैंग्वेज, डिमीनिंग अदर्स, कॉमेडी के नाम पर? मेरे इस टेक को लेकर ना, इनफैक्ट मेरे टेक को लेकर बहुत सारे टेक्स हो जाते हैं लोग। तो मैं आज से नहीं विजय, 3-4 साल से आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देखिए जिसमें मैं OTT स्टार्स से, चाहे पंकज त्रिपाठी जी हो, राजेश तेलंग हो, दिव्या दत्ता, मैंने सबसे सवाल पूछा है क्या ये दिखाने के लिए किसी भी कि हम बहुत रियलिटी वो दिखा रहे हैं लाइफ की, क्या गाली ज़रूरी है? तो सब स्टार्स ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए, लेकिन सबने ये भी कहा कि हाँ बहुत ज़बरदस्ती ठूसी हुई जब लगती है तो गलत है। तो ये मुहिम मैंने काफ़ी टाइम से छेड़ी हुई थी। जो हम लोग बात कर रहे थे कि गाली हमारे समाज का हिस्सा है, ये मैं भी समझती हूँ। हमारी पीढ़ी के लड़के भी देते होंगे, लेकिन हमने अपने दोस्तों के मुंह से, हम कोविड में पढ़े हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त थे उस ज़माने में भी, 80s में 90s में बहुत लड़कों से दोस्ती थी, मैंने किसी लड़के के मुंह से गाली नहीं सुनी, और मैं तो कभी उसकी पार्टी हुई ही नहीं। मीडिया में आई तो कभी कभी होता था, लेकिन फिर क्या होता है, फिर मैंने अपनी लाइन्स ड्रॉ की। हमारे ऑफिस में एक कॉलीग थे, मुझे याद है, वो हर लाइन में उनके मुंह से गाली निकलती थी, फिर अचानक देखें ओ रिचा खड़ी है, तो फिर मतलब उन्हें आई यूज टू एक्सप्रेस माई डिस्प्लेजर कि भाई क्यों गाली देना है आपको, ऑफिस में पब्लिक प्लेस है गाली क्यों? तो मैं हमेशा लोगों को रोकती टोकती रही। अभी हाल ही में हमारी सोसाइटी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, कई बार से आप इवनिंग वॉक कर रहे हैं हर रेजिडेंशियल सोसाइटी में, अचानक 4-5 बच्चे खड़े गालियां दे रहे हैं आपस में। तो मैं ना पहले प्यार से मुड़ के, बेटा ऐसे नहीं करते, आंटियां घूम रही है ना, बेटा मम्मी पापा ने ये सिखाया है क्या? इट ऑलवेज कम्स डाउन टू योर पेरेंट्स, राइट? बट नहीं समझना। एक दिन फिर मैं बहुत जोर से चिल्लाई, इतना जोर से चिल्लाई कि मेरा गला 2-3 दिन बैठा रहा। मैं गार्ड्स वार्ड से भाग के आ गए, क्या हो गया? मैंने कहा मैं इस सोसाइटी में इसलिए थोड़ी रह रही हूँ और यहाँ वॉक कर रही हूँ, सब कुछ है कि ये सड़क छा भाषा सुनो। मैंने कहा तुम लोग को गाली देनी है तो अब आप लोग सोसाइटी के बाहर जाइए, वहाँ जितनी देनी है देखे, फिर अंदर आइए। और जब मैंने आवाज़ उठाई ना विजय, होता क्या है, समाज सह रहा होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं आवाज़ उठाने के लिए। एक रानी लक्ष्मी भाई जी, बहुत सारी आंटियाँ उस समय घूम रही थी, मुझसे भी बुजुर्ग, मेरी माँ की जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग रोज़ वॉक करते हैं, बच्चों की गालियाँ सुननी पड़ती है हमको, वो हमें नहीं दे रहे हैं लेकिन हमारे कान में आवाज़ जा रही है। वो बच्चे इतने ढीठ हो गए हैं ना विजय। मुझे, आप तो नॉर्मलाइज की बात कर रहे हो ना, मैं एक स्टेप और आगे जा रही हूँ, अब गाली देना कूल हो गया है, मुझे उससे तकलीफ है। और वो कूल किसने बनाया है? वो कूल उसने बनाया है जब ये सब नाम है, चाहे समय हो। मैं अपूर्वा मखीजा को सुन रही थी, क्या होता है, अब एक लड़की 17 साल की लड़की अगर अपूर्वा का वीडियो देख रही है और अपूर्वा उसमें गाली दे रही है, या कोई 17-18 साल का लड़का लड़की समय रैना को सुन रहा है, उसको लगेगा अरे हमारा रोल मॉडल, हम क्या कह रहे हैं, हमारे रोल मॉडल अमिताभ बच्चन थे, अमिताभ बच्चन ने स्क्रीन पे तो गाली नहीं दी है ना, तो हमारे लिए कभी कूल थोड़ी हुआ गाली देना। अब इन बच्चों के जो रोल मॉडल्स हैं वो गाली दे रहे हैं, उनके लिए वो कूल हो गया है, तो उन्हें लगता है चाहे आंटी हो चाहे कोई हो गाली दो। और इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट मेरे साथ अभी कुंभ में हुआ, जिसके बाद तो मैं हिल गई। और ये जस्ट समय रैना के इंसिडेंट से थोड़ा पहले की बात। हम कुंभ में थे, हम खाना खाने के ऐसे एक टेबल पर बैठे थे, मैं बाई चांस काउंटर के पास थी, एक लड़का लड़की 17-18 साल के होंगे, हो सकता है मे बी यंगर, आए तो लड़का ना सीधे काउंटर पे आ गया। अब या तो उसको पता नहीं किसका बच्चा था, उसको लगा कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं सारी क्यू तोड़ के, अब कुंभ में आप सोच रहे कितनी भीड़ थी, तो काउंटर वाले ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं लूँगा, तुम लाइन में लो। लाइन में बहुत सारे आदमी लगे थे, मेरे हस्बैंड भी लाइन में ही थे, तो हम लोगों ने भी कहा 2-4 लोग बैठे थे, मैं कहा बेटा लाइन में लग जाओ। वो लड़की मेरी उसमें गाली दी इंग्लिश में। हाँ, मुझे फिर भी गुस्सा नहीं आया विजय, क्योंकि वो मेरी बेटी से भी छोटी थी। मैंने कहा बेटा मम्मी पापा ने सिखाया, वहाँ नहीं जाना, मैं फिर तुम्हारे पे भी जाऊँगी। एंड आई एम लाइक, फिर किसी और ने कहा पेरेंट्स ने सिखाया, कहती आई डोंट हैव एनी, ऐसे बोली। तो हम लोगों ने कहा चलो इग्नोर करो, बाकी सबने कहा अच्छा कुछ नहीं लाइन में लगो, बच्चे ही तो है ना। वो थोड़ा आगे गई, मैं नहीं सुन पाई, उसने मुझे 2-3 हिंदी की गालियाँ दी, बढ़िया वाली, जिसको मेरे हस्बैंड ने बाद में कहा रिचा मैं नहीं दे सकता वो गाली, मैं किसी आदमी को नहीं दूंगा जो उसने तुम्हें दी। तो क्या होता है ना, अल्टीमेटली हम सब, हमारे संस्कार मिडिल क्लास, तो जो जितने आदमी लाइन में लगे थे ना क्यू में, उन सबको गुस्सा आ गया, वो सब हिल गए एकदम, वो सारे उसके ऊपर चिल्लाने लगे। और वैसे नहीं चिल्लाने लगे,
पिता की तरह ही थी। अरे क्या तुम लोग, निकलो यहाँ से, तुम जाओ, तुम लोग निकल जाओ रेस्टोरेंट से। ऐसे करके उन बच्चों को भगाया। उसमें से एक आदमी जो मुझे जानता भी नहीं था, उसने कहा तुम्हें माँ की उम्र की लेडी तुम गाली दे रही हो। दिस इज द प्रॉब्लम, जो ये हम लोग जो ये राक्षस खड़ा कर रहे हैं ना विजय, हर चीज को क्या कह रहे, अरे क्या है, अरे क्या है, गाली तो नॉर्मल है, वो ये राक्षस है, ये पलट के आप ही को गाली देंगे। मैं तो सुन के आई थी कुंभ में, और कुंभ में ये हम ही को काटेंगे। एग्जैक्टली उसके जस्ट आई थिंक उसके 2-4 दिन बाद, ये हफ्ते भर बाद ही जब इंसिडेंट हुआ ना, तो मैंने कोरिलेट किया। मैंने कहा देखो उस बच्ची को ये एहसास ही, मैं आज भी उसको बच्ची ही कह रही हूँ, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्म्ड है, वो मिसगाइडेड है, उसके पेरेंट्स शायद ध्यान नहीं दे रहे। मुझे उस पर ही दया आई। और एक बात मैं आपको और बोलूँ, जब कोई बच्चा गलती करता है तो मुझे वो बच्चा गलत नहीं लगता, जिम्मेदार हम हैं एज पेरेंट्स। अगर मेरा बच्चा भी गलत करेगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। एक और दिन बैठना पड़ेगा। बातें करने पर अगर आए तो शायद समय कम पड़ जाएगा, ये रात छोटी पड़ जाएगी, ये पूरी रात निकल जाएगी। तो सिलसिला बातों का कहीं तो रोकना पड़ेगा। आई थिंक ये सही समय है जब हम रुक जाएं। ज़िंदगी लाइफ को सोल देने वाली, और हमारे इस संवाद में, इस संवाद को लाइवली बनाने वाली ऋचा अनिरुद्ध। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन जस्ट वन फ़ोन कॉल। एक ऐसे आदमी की फ़ोन कॉल जिसने सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एक आवाज़ के तौर पर। हाँ, तो उस आवाज़ के हम फ़ैन हैं ना, इसलिए। और आप मान गई और हम आ गए, और आज तबीयत नासाज होने के बावजूद आप आई, थोड़ा सा, तो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। संवाद द बीवीएस शो, मिलते हैं फिर किसी लाइवली गेस्ट के साथ। नमस्कार।